So, Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IS. Let's start our topic and we will start with this 9 topic that we will discuss one by one. पहला टॉपिक है लोकसभा पोल्स रिजल्ट ए मोरल एंड पॉलिटिकल डिफीट फॉर द बीजेपी। योगेंद्र यादव, तो ये सेफोलॉजिस्ट हैं जो इलेक्शन पे डिफरेंट एनालिसिस या जो लोग उस पे अपना व्यू देते हैं, ओपिनियन देते हैं और उस पे ये लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपर्ट हैं फॉर द इलेक्शन प्रोसेस एंड द डिफरेंट प्रोसेस जो इलेक्शन से रिलेटेड है। योगेंद्र यादव का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। नहीं, कांग्रेस में नहीं, उसके बाद उन्होंने खुद का पॉलिटिकल पार्टी स्वराज अभियान, शायद स्वराज इंडिया बनाया था। अभी ये इंडिपेंडेंट अपना वॉइस देते रहते हैं। मतलब ये बहुत जगहों पे रहे, जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, फिर यूसीजी के वो चेयरमैन रहे हैं, डिफरेंट पोस्ट पे रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी आपके साथ मिलके बनाए थे। फिर अपना सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे, चला नहीं वो। ओके, तो इन्होंने ऐसा एक व्यू दिया है। तो हम इन्होंने क्या 2 टर्म यूज किया है, फ्लॉड डेमोक्रेसी वो देखेंगे एंड एक ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया जा रहा है उसको देखा है, बोला है, वो बस देखेंगे। तो इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 इलेक्शंस, जहाँ पे हम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट एक डिजीज है वो ब्लड के विसल्स में वायरस, जिस वायरस के कारण जो एलिफेंट होते हैं उनमें ये पाया जाता है। 800 डेथ हो चुके हैं एलिफेंट्स में। तो बस उसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उस वायरस का नाम क्या है। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट द 2 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक ओथ। तो यहाँ पे बस इतना जानना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अभी कितना है, 34 है। और कौन उसको चेंज करता है, प्रोसेस। तो वो प्रोसेस देखेंगे कैसे चेंज होता है। ओके, इंडिया एंड द केस फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो अभी यूएस काफी क्रिटिसाइज कर रहा है, वहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट के हेड हैं या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया है क्योंकि सेम टाइम पे नाटो की भी मीटिंग थी और उसी समय प्राइम मिनिस्टर हमारे रसा विजिट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंट्रोवर्सी स्टेट हो रहा है और खुल के अब बोल रहे हैं यूएस के जो भी ऑफिशियल्स हैं। तो उसको हम देखेंगे कि इंडिया का जो पॉलिसी रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कितना वायबल है और कितना इसको हम लोगों को इस पे स्टिक करना चाहिए। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर दैट वी विल सी द इशू विद द ट्री प्लांटिंग स्कीम। हम देखते हैं कि जब हमारा इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से जो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर के.एम. मुंशी थे, उन्हीं के टाइम से हमने स्टार्ट कर दिया था कि वन लगाओ महोत्सव, ये सब चीज है कि हम पेड़ लगाते हैं। लेकिन उसमें फ्लॉ क्या है, हम पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उसमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड है। ओके, देन वी विल सी दैट द ट्रेड टैक्ट, ट्रेड जो हमारा डेफिसिट है वो कंटिन्यूसली इंटैक्ट है और फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो थोड़ा सा उसको भी हल्का सा एडिटोरियल में एनालिसिस किया है, तो उसको देखते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द डच इंडिया हैव एनफ लॉ टू कम्बैट सुपरस्टिशन। तो सुपरस्टिशन को लेकर अभी जो स्टैम्पिड हुआ था भोले बाबा, उनके जो उनका क्या था सेग्रीगेशन था, उसमें जो स्टैम्पिड हुआ था उसको लेके देखेंगे कि हमारे पास जो लॉ है वो फाइट करने के लिए सुपरस्टिशन से सफिशिएंट है या हमें न्यू लॉ की जरूरत है। उस पर एनालिसिस है, 2 एक्सपर्ट अपना व्यू दे रहे हैं। तो इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जो सोसाइटी में सुपरस्टिशन, रिलीजन, फेथ है उस पर हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को लेके इसलिए भी है क्योंकि जो कई स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि सेंटर डिस्क्रिमिनेट करता है, जितना हमें पैसा चाहिए नहीं दे रहा है। और कंटिन्यूसली हम लोगों ने कई आर्टिकल डिस्कस भी किया है, इसको भी एक बार और देखेंगे। आफ्टर दैट इन द लास्ट वी विल सी दैट द फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो फंक्शंस है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया था, उन्होंने कहा था कि ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं असम में खासकर, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसा निचोड़ने का, लोगों को परेशान करने का एक धंधा बन गया है। लेकिन इसका एक्ट क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे मैक्सिमम वही चीजें हैं, जैसे कि रेल एक्सीडेंट है तो कंटिन्यूसली ये न्यूज में है, ये कुछ खास नहीं है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो गोंडा के पास मोतीगंज एंड झिलही रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। ओके, तो ये
कंटिन्यूअसली हो रहा है। हमने देखा कि जो कवच है वो नहीं लगा पा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। इसमें भी सेम चीज है कि जो फ्लॉड है रेलवे का जो इस समय सिस्टम चल रहा है उसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। नीट का प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, कुछ खास नहीं है तो ये कंटिन्यूअसली है, कुछ खास नहीं है तो इसको भी नहीं देखेंगे। कंटिन्यूअसली कश्मीर में डेथ हो रहा है, लड़ाई चल रही है, ये भी एकदम वैसे ही है। एक सेल्फी ले रही थी इन्फ्लुएंसर, वो फिसल के गिर गई हैं फॉल में, वाटरफॉल में। तो आजकल जो इन्फ्लुएंसर हैं और जिस तरीके से हर सेल्फी का यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं बहुत आ रही हैं। कर्नाटका में हमने देखा था एक जो पर्सन थे वो जा रहे थे अपना सेल्फी लेते लेते वो भी वाटरफॉल में गिर गए थे और फ्लो के साथ वो चले गए थे। तो ये सब चीजें कॉमन इस समय हो रही हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस एक नॉर्मल न्यूज था। ओके। छत्तीसगढ़ में 2 पुलिसमैन किल्ड टू द बम एक्सप्लोजन। कंटिन्यूअसली जो नक्सलाइट एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं वो उस पे है। ओके। तो फ्रंट पेज पे कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम डिस्कस करें एज पर द यूपीएससी। जो पहला न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि इनका ऑब्जर्वेशन है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन इन्होंने 2 वर्ड का यूज किया है। इन्होंने कहा कि जो इंडिया का डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी से कॉम्पिटेटिव ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। फ्लॉड डेमोक्रेसी दोनों सिमिलर है, दोनों का मतलब यही है। क्या मतलब है कुछ आप लोग बताइए? फ्लॉड डेमोक्रेसी देख के क्या लग रहा है? इसका मतलब है कि प्रोसेस तो हम करते हैं लेकिन प्रोसेस एक तरीके से परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं जो बायसनेस है दोज पॉलिटिकल पार्टी हु इज इन द पावर। जैसे यहाँ पे कहा कि अभी तक होता था कि जैसे मनी पावर हो गया, क्रिमिनल्स का यूज था, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था, पैसा बांट के इलेक्शन होता था। एक असली डेमोक्रेसी तब रहेगा ना जब लोग अपने आप फ्री एंड फेयर मैनर में होके वोट दें और अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, तो वो डेमोक्रेसी होता है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, एक सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी होता है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होता है। प्रोसीजर में आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 5 साल पे इलेक्शंस होंगे, ठीक है। इलेक्शंस में कई पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन जो वोटर्स हैं वो अपना वोटिंग का जो राइट है वो उतने सब्सटेंसिव तरीके से नहीं ले पाएंगे। प्रोसीजर फॉलो होगा लेकिन वोटर्स जाके आंख मूंद के वोट देगा, जैसे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। जैसे आप लोगों को उससे पूछो कि आप लोग कैसा डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, सब्सटेंसिव या प्रोसीजरल? आप लोग भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सब्सटेंसिव तब होगा जैसे मैं पूछूं आपसे, नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बताइए कि आपके वहां कौन जीता है? एम, अ? विजय दुबे जीते हैं, उनके अगेंस्ट में कौन खड़े थे? पिंटू सिंह किस पार्टी के थे? क्या क्वालिफिकेशन था दोनों लोगों का? मैनिफेस्टो क्या था उनका? उन लोगों का क्या मतलब, किसी कैंपेन में आप गए थे? वोट दिया था आपने? वोट भी नहीं दिया था, आपने दिया है। आप बताइए आपने आपके वहां कौन कौन थे और उनके अगेंस्ट में कौन थे? कितनी पार्टियां टोटल थी इस बार कंटेस्टेशन में? हाँ, 4 पार्टी मेन थी, तो सेकंड वाली पार्टी को के कौन थे? क्या नाम है? क्या क्वालिफिकेशन था उनका? अच्छा, और क्रिमिनल रिकॉर्ड? एकदम किसी का नहीं था। अच्छा अच्छा, देखा था आपने उनका, पढ़ा था पूरा उनका जो वो लोग फॉर्म भरते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे होता है, खोल के देखा था, ओपन किया था? नहीं, आप लोगों ने देखा था कि नहीं? वो ओपन करके होता है ना कि वोट देने के पहले मैंने सबका देखा। हाँ, फिर ये सब होता है। फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन में गए थे? आपने कुछ डिमांड लेके गए थे कि मुझे ये सर, ये हमारे वहाँ नहीं है, कि हमारे वहाँ रोड खराब है और लाइब्रेरी नहीं है, ये सब किया था आपने? हाँ, गए थे आप उनसे मिलने? अच्छा। सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी ये होता है कि यू फॉलो, यू एज सिटीजन्स यू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव। आप पूछते हैं उनसे जाके कि ये क्यों नहीं हुआ, आप मुद्दे को उठाते हैं। प्रोसीजरल का मतलब आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वोट जाके आंख मूंद के दे आया, ठीक है। और वोट आपने ये भी होता है ना कि आप एकदम अकाउंटेबिलिटी भी हेल्ड करते हैं, जैसे बाद में भी पूछते रहते हैं, सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। और
ये डेवलप्ड वर्ल्ड में, स्वीडन में है, नॉर्वे में है, वहाँ हर चीज का क्वेश्चन होता है। वहाँ की डेमोक्रेसी बहुत अलग है। वहाँ पे लोग ऐसे, जैसे यहाँ पे आप एमएलए आ जाए तो एकदम कुर्सी उर्सी निकाल लेंगे, पाँव छूने चले जाते हैं, एकदम सब भीड़ लग जाता है उनके पीछे, होता है ना। वहां पे है कि वो कोई भाव नहीं देते हैं, वो वहां का मतलब मिनिस्टर जा रहा है, लोग बगल में सीट है नहीं खड़े होंगे, उनको लगेगा मैं बैठा हूँ, लेडी जाएगी तो खड़े होंगे, रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मिनिस्टर है इसलिए खड़े हो जाए, वो अपनी सीट पे बैठे उसको खड़ा होकर जाना है। अगर वो, जैसे अभी हाल ही में एक काफी पिक्चर पॉपुलर हुआ था, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी, लेडीज थी, वो लाइन में लगी थी ब्रेड लेने के लिए, 8-9 लोग थे, वो काफी सर्कुलेट हो रहा था। और एक ऐसे पिक्चर आया था इटली के जो थे वो, हाँ बाइक से ही जा रहे थे अपने वो। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने आप को सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी मानते हैं। वहां के ऐसा नहीं है कि भगवान हो गया जैसे हम ही लोग बनाते हैं। हम ही लोग एकदम नहीं होगा कि योगी जी जा रहे हैं तो एकदम छत पे खड़ा होकर देखने लगते हैं कि अच्छा अच्छा। हाँ हाँ वही, वो जाते भी हैं तो इसीलिए जाते हैं कि थोड़ा सा पब्लिसिटी लेना पेपर में आएगा, नॉर्मल जैसे डेली का नहीं होता है। हाँ, तो सब्स्टेंसिव डेमोक्रेसी होता है कि जो वोटर्स है वो अपने आप को, अरे हम रूलर है ना, वी द पीपल, उस दिन पढ़ा था कि नहीं, उस दिन जब हम प्रियम्बल पढ़े थे, वी द पीपल गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यही था ना। तो हमारे नाम पे सब कुछ है, वो रूल कर रहे हैं, हम दे रहे हैं वोट, हम ऊपर हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि वो ऊपर है, भगवान उन्हें मानते हैं ना, जैसे एकदम। अब मैं ही उस दिन आ रहा था, वो रोड ब्लॉक करके रखा था, मैं पैदल आने लगा गाड़ी से उतर के, फिर वो पुलिस वाली कह रही, कह रहे क्यों जा रहे हैं आप, मैंने कहा क्या दिक्कत है, अब तो पैदल जा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे एकदम जैसे नहीं होता है कि एकदम नतमस्तक होते हैं लोग, एकदम देख रहे हैं, कोई भी ये नहीं कह रहे क्यों रोक के रखा है, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, वो रोड से जाए, हमें क्यों एकदम ब्लॉक करके रखा है, हमारा लेट हो रहा है ना, 20 मिनट हमारा भी प्रीसियस है। तो चीजों में ये है ना, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, कहाँ कोई विरोध करता है। जैसे मैं बोला तो जो मैडम है वो बोले कि अरे क्यों बोल रहे हैं आप ये सब चीजें, मतलब नहीं होता है कि डर है लोगों में कि लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, होता है ना कि खतरा है। नॉर्मल आप सिटीजनशिप भी लेते हैं तो होता है कि आप, मैं तो एक सिटीजन के जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि भाई मतलब हम भी तो बराबर ही हैं। तो आपका अगर सिक्योरिटी का इशू है तो आगे पीछे है तो इतनी सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का इशू तो सबको है भाई, सब लोग तो मर रहे हैं ना, मतलब नॉर्मल कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है, कोई बस से वो करके मिल रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट डेली हर 3 दिन पे पड़ ही रहा है कि यहाँ लड़ा वहां लड़ा। तो दीज आर द थिंग्स, मतलब हमारा जान का कीमत कुछ नहीं है, और उनके जान की इतनी कीमत है कि लाखों लोग अपना टाइम खराब करें। आर यू गेटिंग ना, द पीपल आर नॉट क्वेश्चनिंग, दिस इज द थिंग। तो ये कह रहे हैं कि पहले सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी नहीं था, फिर उससे घट के प्रोसीजरल में आ गए, प्रोसीजरल से गिल के हम लोग फ्लॉड में आए थे। फ्लॉड में ये था कि बायस नेचर ऑफ द मीडिया, बायस नेचर ऑफ द डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे ऑफिसर्स बायस हो जाएंगे। लेकिन अब हो गया कि कॉम्पिटेटिव अथॉरिटेरियनिज्म, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है इस तरीके से इलेक्शन को डिजाइन कर रही है कि हर चीज उनके फेवर में हो, कि कब डेट हो। जैसे होता था ना कि पहले माना जाता ये माना जाता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ रहेगा, वो एक तरीके से अनबायस रहेगा, लोग नहीं एजुकेटेड है, लोग नहीं क्वेश्चन कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि वो भी इलेक्शन कमीशन भी ऐसे डिजाइन करेगा कि डेट और सब कुछ, कि दोज हु आर इनटू द पॉलिटिकल पावर उनके फेवर में हर चीज रहेगा, मीडिया उनके फेवर में जाएगी, उनके फेवर में एवरीथिंग विल बी, ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके फेवर में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब हम कॉम्पिटेटिव अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये 2 वर्ड, ये 2 वर्ड पूछ के क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। एक लास्ट टू लास्ट पूछा था कमिटेड जुडिशरी को लेके, ठीक है, बस इसमें यही जानना है। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी किया है कि होल्ड द इलेक्शन इन विच स्ट्रक्चर्ड इन ए वे दैट गिव्स द रूलिंग पार्टी ए स्ट्रक्चरल एडवांटेज, स्ट्रक्चरल एडवांटेज में रहेंगे, ओके। एंड वेरी लिटिल डेमोक्रेसी आउटसाइड द इलेक्शन, इलेक्शन के बाहर तो कुछ डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं हम लोग करते हैं, हम अपने मतलब अभी आप जाइए नॉर्मल ग्राम प्रधान के सामने इतने लोग नतमस्तक हो जाते हैं कि प्रधान जी आइए आइए बैठिए, आर यू गेटिंग ना। अरे नॉर्मल आप ऑफिसर्स का देखिए, मतलब कोई भी ऐसे लगेगा कि वो हमारा काम करने के लिए है ना, कोई जाके क्वेश्चन नहीं पूछता। अरे जेई वो इतना, मैं इसका इलेक्शन कनेक्शन लेने गया था, जेई इतना टसन में था, लग रहा था अरे मतलब हम कितना वो है, हम आई वॉज डूइंग एवरीथिंग इन द नॉर्मल वे। आर यू गेटिंग ना, कि मतलब मैं कोई भी करप्शन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी दे वांट मनी, और नॉर्मल प्रोसीजर को वो फॉलो नहीं करते हैं कि दौड़ाएंगे फिर यहाँ से यहाँ आइए।
और खराब है। वही है ना दिक्कत की एक्टिव सिटीजनरी नहीं है यहाँ। ये दिक्कत है ना कि जो पढ़े लिखे हैं उनका भी हालत खराब है। मोदी भक्त एकदम बने हैं, या किसी न किसी लीडर के एकदम भक्त नहीं होता है, भक्ति एकदम कि नहीं। अभी इतना मोदी जी वो हो गए कि एक उसमें बोल दिया कि कभी कभी मुझे लगता है, इसमें बहुत बवाल भी चल रहा है। अभी मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने मदर से पैदा नहीं हुआ हूँ, भगवान ने मुझे अलग से पावर दे दिया है। नहीं है, बीच में चल रहा था कि नॉन बायोलॉजिकल, इंटरव्यू में बोला ऐसा। तो आर यू गेटिंग ना कि किस तरीके का वो है, लोग वैसा मानते भी हैं, लोगों का कई है। तो वेन द पीपल स्टार्ट, मतलब पहले के जमाने में होता था कि जब अनएजुकेटेड था, जैसे आप देखिएगा जब ये स्टार्टिंग में जब हमारी डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी तो उस समय सबसे अनएजुकेटेड पीपल थे, लेकिन लीडरशिप इतना अच्छा था कि डेमोक्रेसी हम फैला दिया था पूरे इंडिया में। स्टार्टिंग में 12% लिटरेसी थी, स्टार्ट एकदम जब 1947 में 7-8% था, फिर 12% हुआ, ग्रेजुअली हम बढ़ रहे थे। तो ये लिटरेसी लेवल था, फिर भी लोग इतने एजुकेटेड थे कि एकदम जाके वोट वोट दे रहे थे। और जब हम फ्री हुए थे, इंडिपेंडेंस हुए थे, तो चर्चिल लोर्चिल सब बोल रहे थे कि 10 साल देखिए, 10 साल में इंडिया में 50 देश बनेंगे। मतलब उनका ये प्रिडिक्शन था कि इतना डाइवर्सिटी है, एक नहीं रहेंगे, लोग एजुकेटेड नहीं है, कैसे वोट देंगे, कोई ना कोई कब्जा कर लेगा पावर का। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से लेकर 1962 के बीच में 82 देश आजाद हुए थे। अफ्रीका को लेके, एशिया को लेके, सब उसी समय डी कॉलोनियलाइजेशन हो रहा था। 82 में से 81 देश डिक्टेटरशिप के अंडर में चले गए। डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी नहीं रहे। सिर्फ इंडिया इकलौता कंट्री था जहां पे डेमोक्रेसी सरवाइव किया और डीपेन हुआ। तो ये लीडरशिप थी उस समय की। उस समय के लीडर जाते थे तो वो बताते थे लोगों को व्हाट इज द प्रोसेस, क्यों आपको वोट देना चाहिए, हम बड़े नहीं। उस समय का कैंपेनिंग देखिएगा, तो उस समय का कैंपेनिंग ऐसे नहीं होता था कि फालतू की चीजें, वो अपने ही खिलाफ, जब लगता था कि कोई विरोधी, कांग्रेस उस समय बहुत ही स्ट्रांग था, तो कांग्रेस का ही लीडर जाके अपने खिलाफ भी बोलने लगता था कि मुझे इतना पावर मत। नेहरू का कई आर्टिकल है, नेहरू आर्टिकल में लिखते हैं कि मैं तो सर्विस के लिए हूं, मैं इतना पावरफुल मुझे मत बनाइएगा कि मैं डिक्टेटर बन जाऊं, आप लोगों को क्वेश्चन करते रहना है। उनके आर्टिकल में ऐसे आते थे कि मैं नॉर्मल इंसान हूं। जैसे नहीं होता कि भक्ति की भावना इंडिया में हमेशा से थी, जैसे नहीं गांधी के भक्त बन गए थे, तो उन्होंने कहा ये भक्ति की चीज अच्छी नहीं है। अम्बेडकर भी इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, अपने लास्ट स्पीच में उन्होंने बोला था। तो दिस इज द वे डेमोक्रेसी डिपेंड हुआ। लेकिन अभी जो और डिपेंड होना चाहिए तो उल्टा बाउंस बैक हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एकदम अच्छे डेमोक्रेसी से प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में गए, फिर हम लोग फ्लॉड गए, अब हम लोग क्या क्या हो गए, कॉम्पिटेटिव ऑथोरिटेरियनिज्म। ठीक है ना। मीडिया, मीडिया का रोल है। मीडिया, वही तो, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीडिया एकदम, सब मीडिया एकदम बायस इस समय है। आपको फोर्थ फोर्थ पिलर माना जाता था, लेकिन आपको लग रहा है कि फोर्थ पिलर है वो? अभी तो हालत इतनी खराब है कि वो कोई भी पिलर। हाँ, दिक्कत यही है ना कि इस समय काफी इस सब चीजों, यही है कि लोग एक्टिव हो जाए। अभी भी लोग की एक्टिविटी से ही तो होती है चीज। अभी भी फिर भी हम लोग हैं, डेमोक्रेसी हैं। मतलब लोग जब, जैसा अभी जो रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं एक तरीके से था कि लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत चीजों को था ना इस बात का जो रिजल्ट था। तो ये भी है, इंडिया का फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। लोग इतने भक्त कभी नहीं बनते हैं कि एकदम हमेशा के लिए हो जाए, कुछ देर के लिए हमेशा आए हैं। जैसे इंदिरा गांधी के लोग बहुत भक्त हो गए थे, ये आती है। लेकिन जब एक्टिव सिटीजनरी स्टार्ट होगी ना, मेन दिक्कत ये है ना कि जो हमारा एजुकेटेड क्लास है वो भी उस तरीके से इंटेलिजेंसिया नहीं है। जैसे एनालिसिस नहीं है लोगों में, लोग पढ़ ले रहे हैं सिर्फ रट्टा मार के। आप कई लोगों से मिलेगा आईआईटी क्वालिफाइड है, लेकिन बात करने से लगेगा क्या बोल रहा है ये, मतलब फालतू की चीजें। होता है ना। मेरा एक बहुत मतलब खास फ्रेंड आईआईटी मद्रास से वो बीटेक कर रहे थे, और मतलब एक चीज नहीं होता है कि वो टिकट बनवा रहे थे तो कह रहे थे इस दिन को यहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग टिकट बना रहे थे, तो मैंने कहा कि अरे इस दिन का तो खाली है, करा लेते हैं। तो कहे नहीं 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 नहीं, इस दिन को इधर नहीं जाना चाहिए, डायरेक्शन को लेके। आजू गेटिंग ना, आईआईटी बॉम्बे 5 साल का उनका कोर्स था, बीटेक प्लस एमटेक प्लस दोनों का उनका एडमिशन लिया था, लेकिन उनकी ऐसी थी। और ये नहीं बता रहा हूँ, जब एडमिशन लिए थे 5 साल पास करके जॉब कर रहे थे, तब हम लोग बात कर रहे थे ये सब चीजें। 5 साल पढ़ने के बाद ये माइंड सेट था। आईआईटी में 5 साल वो पढ़े थे। मैं बहुत लोगों को ऐसे बात करके लगेगा कि अरे ये कैसे पास कर लिया, मतलब नॉर्मल चीजें जैसे होती है ना, वो नहीं है। जैसे नहीं एकदम अंधभक्ति की एकदम ये चीज है, आगे है इसमें। एक में है कि देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द फेथ एंड द सुपरस्टिशन।
ठीक है, वो पढ़ते हैं। चीजें ये क्लियर हो रही है ना? हम्म। हाँ ये दिक्कत है, लेकिन ये है कि हम तो नहीं माने ना। जैसे आप तो उस चीजों को फॉलो नहीं करेंगे ना, जैसे होता नहीं है कि आप सुपरस्टिशन में नहीं फॉलो करेंगे ना। जैसे कि चीजें अगर घर से कही जा रही हैं कि ये आ रहे हैं और इनका एकदम आपको भक्ति दिखाना है, तो आप तो विरोध कर सकते हैं ना कि ये चीजें नहीं होती हैं। जैसे आपको कभी आपकी मदर ये बोल रही है कि आपको इस दिन इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं ना कि क्या दिक्कत है, तब रेलवे बंद हो जाना चाहिए उस दिशा की। रेलवे बंद हो जानी चाहिए ना कि इस दिशा में पूरब में नहीं चलना चाहिए बृहस्पतिवार को, या शुक्रवार को इस दिशा में नहीं चलना चाहिए, तो बंद। हाँ। अच्छा, गोंडा जो एक्सीडेंट हुआ है, तो एक एक्सीडेंट हुआ है ना, फिर डेली होना चाहिए। वो तो डेली ट्रेन चलती है ना। तो वो तो जो अब ऐसे होता है, तो लॉजिक ये भी है कि जब जितने भी स्टैम्पिड होते हैं सब रिलीजियस जगह पे होते हैं, उस दिन तो लोग भगवान के एकदम भक्ति में जाते हैं। स्टैम्पिड होता है कि नहीं? नहीं होना चाहिए। 90% वही होता है। लोग एकदम, आप देखेंगे कि कहीं ये रामलीला का लगा हुआ है तो वहां पे हो जाता है, कभी मुहर्रम में हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं। नॉर्मल ऐसे नहीं होता है कि आप सेक्युलर चीज के लिए गए तो स्टैम्पिड हो जाए, क्योंकि वहां पे इतनी भक्ति कोई नहीं दिखाता है कि लाख लोग एकदम भर गए छोटे से फील्ड में। तो दिस इज द थिंग, ओके। ये है कि इंडिविजुअल जो होता है ना वो हम दिखा सकते हैं। अगर इंडिविजुअल हम इंटेलेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दें तो विरोध होने तो लगता ही है। जैसे कि जेएनयू के खिलाफ बहुत विरोध होता है, जैसे वो वेस्ट बंगाल का यादवपुर यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ बहुत होता है वहां पे, लेकिन है लोग एकदम इंटेलेक्चुअली चीजों का विरोध करते हैं। ठीक है, बाद में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इंटरिम रिलीज टू द यूट्यूबर सवक्कू। तो इनको अरेस्ट किया था, जस्ट इन्होंने थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट दिया था, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप अगर इतनी छोटी छोटी सी बातों पे बेल नहीं देंगे और अरेस्ट करने स्टार्ट करेंगे। होता है कि आप तब अरेस्ट करेंगे जब लगे कि हाँ वायलेंस होने वाला है। जैसे होता है ना कि सेडिशन का लॉ, ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ किसी चीज को और आप आके, जैसे इंडिया का क्रिटिसाइज तो करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में रह रहे हैं तो एकदम हम गलत भी है तो उसको करेंगे। क्रिटिसाइज ये नहीं होना चाहिए कि एकदम आप वायलेंट कर दें। अरे होता है ना कि किसी चीज में अगर हम गलत हैं, अपने घर में भी अब बाप अपने बेटे का क्रिटिसाइज करता है ना कि अरे भाई पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ा पढ़ो, या घूम रहे हो, शराब मत पियो, कुछ अवगुण होते हैं, तो वो होना चाहिए। लेकिन ये हो कि एकदम आर्म रिबेलियन के लिए कर रहे हैं, तब दिक्कत है ना। अगर आप कह रहे हैं कि गरीबी है तो दिस इज द ट्रूथ, इसमें ये नहीं होगा कि आप एंटी नेशनल हो गए। आप देखिएगा कि मैक्सिमम लोग जो जमीन पे काम करते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, और सबसे ज्यादा देशभक्त उनको होना चाहिए। और जो लोग ऐसा है कि बस भारत पाकिस्तान का मैच देख के ही अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, वो लोग जमीन पे कुछ काम नहीं करते हैं। एक काफी एक वीडियो वायरल हो रहा था जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें कुछ लोग जा रहे थे दिल्ली पार्टिसिपेट करने अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट में, और वो लोग ट्रेन में पकड़े गए क्योंकि बिना टिकट लिए जा रहे थे। मतलब आप करप्शन के खिलाफ जा रहे हैं आंदोलन में वो होने, और आप टिकट ही नहीं लिए, करप्शन करके ही जा रहे हैं आप करप्शन के विरोध में। आप देख रहे हैं ना कितनी मतलब एंटीथेसिस है चीजों में। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा था जब ये कि ये जा रहे हैं एंटी करप्शन की लड़ाई लड़ने और खुद टिकट नहीं लिए। तो ये चीजें कॉमन है। जैसे यहाँ की देशभक्ति बहुत अलग तरीके का है, वो अपने वहाँ का देशभक्ति थोड़ा सा ऐसा है कि यू हैव टू सो जस्ट, मतलब कुछ सिंबॉलिक, ऐसा नहीं है कि जमीन पे आप काम करके करेंगे। ये सब चीजें बहुत डीप है। जैसे हम्म। वही वही चीजें है ना। जैसे अब आप देखिए तो ऐसे जितने भी बड़े लोग हुए वो तो शुरू में क्रिटिसाइज ही कर रहे थे ना। जैसे राजा राम मोहन राय थे, अभी कहा जाता है कि मॉडर्न हिंदू, लेकिन जब वो विरोध कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि ये एंटी हिंदू है, लेकिन अब कहा जाता है कि वो रिफॉर्म किए। तो पहले तो उन्हीं को, अरे उनका इतना विरोध हो रहा था कि उनकी मदर जो थी उन्होंने ये कह दिया कि मतलब तुमको पैदा करके मुझे मतलब शर्म आता है कि तुम मेरे बेटे हो। मतलब उनकी मदर ने ऐसा बोला था। मतलब उन्हीं के घर वाले डिसओन कर दिए थे कि समाज में बुराई हो गई। मतलब नहीं, उस समय बहुत बड़ी बात थी ना। तो उस समय वो रिचुअल्स था, एक रिलीजन का पार्ट था। फेथ सुपरटिशन भी हो जाता है। फेथ कब सुपरटिशन हो जाएगा, कब रिचुअल्स होगा, पता ही नहीं चलता है। आर यू गेटिंग ना कि उस समय तक आप 17वीं सदी में अगर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए तो उस समय सती प्रथा एकदम कॉमन था कि अगर आप अपर कास्ट में हैं और आपकी जैसे
डेथ हो गया हस्बैंड का, तो लोग खुशी खुशी जाके पायर पे चढ़ के जान दे देते थे, हो गया ना। लेकिन अभी हमें लगता है कि कितना ही है, उस समय जो नहीं देता था उसको लांछन लगाया जाता था, यदि इसके मन में अपने पति के खिलाफ कुछ है तभी तो जी रही है, वरना पति के प्रति ये रहती तो, होता है ना। तो क्वेश्चन काउंटर ये भी आता था, फिर तो पति को भी तो चढ़ जाना चाहिए ना पायर पे, क्यों केवल औरतें ही क्यों, आर यू गेटिंग ना। तो उस समय तो बहुत कॉमन था, लोगों को जान देना बहुत इजी थी, और जो नहीं जान देता था उसको तो हाथ पैर बांध के बैठा देते थे, जला देते थे। तो ये पार्ट था, अभी तो क्राइम हो जाएगा ना। तो फेथ कब सुपरस्टिशन बन जाता है वो पता नहीं चलेगा आपको, जब तक, यही कहा जाता है ना कि जब तक आप रिलीजन करते हैं, मानते हैं, तब तक वो रहता है कि स्पिरिचुअल है। जिस दिन आप नहीं मानना स्टार्ट कर दिए उस लेवल तक, तो वो लगेगा कि वो सुपरस्टिशियस है, कुछ ज्यादा ही वो है। आप देखते होंगे जैसे एक लेवल तक हम लोग एक कोई है कि 9 दिन व्रत रहता है बिना पानी पिए, और आप भी रहते हैं, तो लगेगा कि ये तो फेथ है मेरा। आपने कम कर दिया, आपने खाना स्टार्ट कर दिया, तो आप ही कहने लगेंगे अरे वो कुछ ज्यादा ही करता है। कल तक आप करते थे तो आप जस्टिफाई कर रहे थे, आज आपने कहा कि फ्रूट खा के रहा जा सकता है, वो पागलपंती है कि 9 दिन आप बिना पानी पिए, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे वो भी रहना बंद कर दिए, तो फिर आपको बाद में लगेगा कि अरे वो पागलपंती था, कि क्या मतलब भगवान ने खाना बनाया, नमक मिर्च तो डेली खाना चाहिए, ये तो एज पर द साइंटिफिकली एक ह्यूमन बॉडी की नीड होती है। तो जब आप छोड़ देते हैं तो आपको क्या लगेगा कि दैट वाज सुपरस्टिशन, और जब तक आप मानते रहेंगे तब तक आपको क्या लगेगा कि स्पिरिचुअल है, फेथ है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज, बहुत कम डिफरेंस होता है। ये आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, इंडोथेलियोट्रोपिक हर्पेस वायरस हेमरेज डिजीज, ठीक है। ये काफी टेढ़ा नाम है, याद करना ही इतना डिफिकल्ट है इसको। एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पेस वायरस हेमरेज डिजीज। हेमरेज का मतलब होता है जब ब्लड जरूरत से ज्यादा फ्लो करने लगे, होता है ना, जब कटता है तो ब्लड के कारण डेथ होती है, ओवरफ्लोइंग के कारण। ये जो है हर्पस वायरस, ये फैमिली है वायरस का, और ये जो है ये ब्लड से रिलेटेड जहां पे वायरस अटैक करता है वो जगह का नाम है। ओवरऑल इसका नाम EEHVHD है, ठीक है। इसमें टोटल है डिजीज है, कहाँ अटैक करेगा, इंडे इंडोथेलियो, एक ब्लड में लाइनिंग होती है, वहां पे ब्लड का एक पार्ट होता है, वहां पे ये अटैक करेगा। वायरस इस फैमिली का है, और जो ब्लड का ज्यादा फ्लो होने के कारण डेथ होता है उसको हैमरेज कहते हैं। क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि ये वाला दे देगा कि ये इट वाज सीन इन द न्यूज ड्यू टू द डेथ ऑफ, डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा कि डेथ ऑफ द एलिफेंट, टाइगर्स एंड अदर एरिया, ओके। ये है इस न्यूज से, बस ये सीखना है कि हमें ज्यादा जोश में नहीं आना है, कभी घूमने जाना है तो भी सोच समझ के अपना पिक्चर लेना है, नहीं तो क्या फायदा। आप वाटरफॉल में कई बार होती है, उस समय हम लोग इतने जोश में होते हैं कि पिक्चर का एकदम सीन अच्छा आए, किनारे जाते जाते हैं, और ये भी ना सोचे कि स्लिप कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बिकम द कॉमन, जब से ये सेल्फी का ट्रेंड आया है तो ये काफी कॉमन है, हो गया है, ओके। असम मॉडल्स हेल्प स्लैश चाइल्ड मैरिज बाय द 81%। रिपोर्ट कह रहा है कि रिसेंटली एक स्कीम चलाया है असम में, और उसमें जो चाइल्ड मैरिज का अभी भी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसे बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड में ये सब बहुत कॉमन है, जहाँ पे भी अभी भी बैकवर्डनेस है। तो यहाँ पे इन्होंने लीगल प्रोसीजर को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश किया है, क्योंकि हमने देखा है कि लीगल प्रोसीजर ज्यादा होने के कारण ऐसा लगता है कि अभी 19 साल लग जाएगा जो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हमारे पास केसेज हैं। इन्होंने ये कोशिश किया कि लोगों को समझाएं, माइंडसेट आप बदलिए। आप लॉ लगा के जो सोशल चीज है वो नहीं समझा सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी चीज को। जैसे होता है ना कि आप इन्फोर्स, फैमिली प्लानिंग इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को आप समझाइए कि आपका ये फायदा, ये घाटा है। अगर चीजों को तब आप करना चाहते हैं तो हो जाएगा। जैसे संजय गांधी जब 1976 में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो उनसे किसी ने बता दिया था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके लड़के जो संजय गांधी थे मेन पार्ट वो प्ले कर रहे थे। तो किसी ने ये बताया कि इंडिया का सबसे ज्यादा समस्या ये है कि आज आबादी बहुत है, पॉपुलेशन अगर जिस दिन कम हो जाए इंडिया डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। तो वो जो होता है ना कि एकदम फैमिली प्लानिंग के लिए कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो भी आपका ये नसबंदी वाली चीजें होती हैं वो जबरदस्ती करवाना स्टार्ट कर दिया। ऑफिसर्स को उनके एरिया में दिया जाता था कि आपको आज 1000 लोगों का रिपोर्ट दीजिएगा कि आपने कराया है। और ये स्थिति आ गई थी कि जो ऑफिसर्स थे अपना
टारगेट पूरा करने के लिए जबरदस्ती ट्रक में भर भर के कराना स्टार्ट कर दिए। तो कोई भी चीज एक लिमिट के आगे सही नहीं होता है, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन से ही दिक्कत है, चाइना का भी तो पॉपुलेशन उस समय ग्रो कर रहा था, वो तो काफी पॉपुलेशन का फायदा उठा लिया, हम नहीं उठा पा रहे थे। 3 गुना है, बट ओवरऑल जो उनका लैंड प्लेन एरिया है वो तो हमारे आस ही पास है, वो ज़्यादा नहीं है। खासकर उनका जो हिली एरिया है उसके अगर देखें तो वो ज़्यादा है। जो कल्टीवेशन का जो एरिया हमारा ज़्यादा है चाइना से भी, शायद एक बार देखिएगा ये। तो डिस्पाइट दैट कि बहुत ज़्यादा है, फिर भी उस समय तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाए ना। तो अब जिनका कम है वो ऐसा थोड़े कि आप कई कंट्रीज देखिए जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें तो बहुत कम है। आप छोटे छोटे कंट्रीज अफ्रीका में देखिएगा, छोटे हैं तो उनको डेवलप्ड हो जाना चाहिए। रवांडा हो गया, रवांडा तो बहुत छोटा कंट्रीज है, मुश्किल से वहाँ उसकी आबादी 8-8 करोड़ है, तो हो जाना चाहिए। और हो जाना चाहिए ना, भूटान को हो जाना चाहिए था डेवलप्ड, भूटान तो बहुत कम है। तो पॉपुलेशन का आप यूज भी कर सकते हैं, और पॉपुलेशन अगर अच्छा नहीं है तो वो एक तरीके से नहीं कहा जाता कि बेन एंड बून दोनों हो सकता है, अभिशाप एंड उसका क्या कहते हैं कि वो वरदान दोनों हो सकता है। तो कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्स चीजें नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज एक सोशल इशू है, तो आप जाके बताइए कि अगर चाइल्ड मैरिज हो गया तो एक तो जो लड़की होगी प्रेगनेंसी पहले होगी, फिर मदर बन जाएगी, उसके बाद हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। एक होता है ना एज, उसके बाद ही आपका मदर जो आपके शरीर का जो डिमांड होता है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आपको जाके होना होता है। फिर बच्चा पैदा होगा, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, जब आपके अंदर ही वो सब चीजें नहीं है, विटामिन एलिमेंट्स, तो बच्चे पे कैसे जाएगा। फिर वो अगर जो लेडीज है एज कम है, एज कम है तो वो पालन पोषण सही से नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, और जब चाइल्ड मैरिज हो जाएगा तो एक सर्कल हो जाता है। तो सर्कल, नंबर ऑफ जो किड्स होंगे, नंबर ऑफ जो उनके बच्चे होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, तो एक पॉवर्टी साइकिल बन जाता है। तो ये सब चीजें आप समझाइए लोगों को उनकी भाषा में। अगर लोकल लैंग्वेज है, जो भी उनका तरीका है, अगर ट्रेडिशनली वो लोकली जैसे भी समझते हैं, आप समझाइए। दैट इज द मेन थिंग। वो ये लोग अप्रोच अभी करें तो इससे काफी फायदा हुआ है, चीजें कम हुई है। 81% कम हुआ है 20 डिस्ट्रिक्ट में जो इन्होंने अडॉप्ट किया। तो इन्होंने कहा है कि ये असम मॉडल ऑल इंडिया लेवल पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको कभी भी चाइल्ड मैरिज पे क्वेश्चन आए तो असम मॉडल याद रखिएगा, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभी इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और जो इम्पैक्ट है 81% रिड्यूस किया है कई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। जो पहले यहाँ पे हो जाता है, बहुत कॉमन है। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा। तो हाँ हाँ, तो उन लोगों का ऐसा ही बताया जाता है कि उनका ये है कि जितने बच्चे उतने ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा आदमी जल्दी से पैसे कमाएगा। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि उतना नीड भी बढ़ेगी, उतना डिवीजन होगा। ये सब चीजें गांव में ऐसा है कि बच्चा ज्यादा तो उनको लगता है कि बड़े होके सब कमाएंगे, सब पैसे एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये लोगों को नहीं लगता है कि आपका घर भी तो डिवाइड हो जाएगा, रिसोर्स कम हो जाएगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो रिसोर्स ऊपर से जो एजुकेशन में अगर कम हो तो उस पर ज्यादा कर सकते हैं। एक दो बच्चे हैं तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, बढ़िया से इलाज कराएंगे, बढ़िया से सब कुछ देख रेख होगी। तो ये सब चीजें अगर समझाई जाए तो लोग समझेंगे, और चीजें मतलब पॉजिटिव हो सकती है। असम मॉडल एक एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक तो है ही है, लेकिन यहाँ पे रिचुअल्स भी तो आ गया। एक एक तरीके से रिलीजन भी आ गया कि आप जब कोई डेथ हो रहा है तो इतना ज्यादा आपको खर्चा करने की क्या जरूरत है। एक है ना कि एक ऐसा रूल होना चाहिए, जैसे होना चाहिए कि जैसे रिचुअल्स भी है, रिचुअल्स जैसे है कि शादी एकदम आपको करना है तो इनवाइट करना ही है। एक तो ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सिंपल जाके मंदिर में कर लेता हूँ या कोर्ट में कर लूँ, हो गया 1,000 2,000 5,000 में शादी। हाँ, वही सोशल कॉज ज्यादा है, ऐसा नहीं है। चाइल्ड मैरिज का कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमी बहुत पिछड़े हैं, लेकिन वहाँ चाइल्ड मैरिज नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज में बता रहा हूँ कि चाइल्ड मैरिज बहुत कम है। वहाँ पे सोशली ये नहीं है, अपने वहाँ सोशली है ना कि एक एज के बाद वो कर दें। जैसे गर्ल्स का को हम हमेशा अपने ऑनर से भी करते हैं कि बड़ी हो जाएगी। फिर जो अदर वो होता है कि बॉडली जो चेंज होगा उसके कारण जो अलग अलग डिमांड आते हैं उसका कारण कुछ हो सकता है कि ऑनर पे इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे होता है ना कि एक लेवल के बाद वो नीड चेंजेस, जो बायोलॉजिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बॉडी का वो चेंज होता है। तो उसके कारण लोग ये कर देते हैं कि 14-15 साल के बाद अब अगर
लड़की इधर उधर, ये होता है ना कि इश्क में पड़ गई, ये सब चीजों को, तो ये सब चीजों को न होने दें, उसके पहले ही कर दें। जैसा अपने वहाँ इसको ऑनर से लिया जाता है। दूसरा ये होता है कि इंटरकास्ट मैरिज ना हो जाए, तो एक और ऑनर वाली चीज आ गई। तो इकोनॉमिक भी है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं, अगर एजुकेटेड है तो धीरे धीरे ये सब चीजें पता चलेगी कि अरे इसका ये निगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये फायदे हैं। तो रिचुअल्स के बाद भी ये सब बाद में होगा। रिचुअल्स जैसे आप कह रहे हैं कि रिचुअल्स के कारण बहुत कुछ ये सब होता है कि ये सब चीजें करानी है। बड़ी बेटियों, पढ़ाई लोग पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को कि ज्यादा पढ़ ली तो फिर उसका डिमांड हो जाएगा कि पढ़े हुए बच्चे से चाहिए या कोई जॉब वाला लड़का चाहिए, तो इसलिए और पहले कर देते हैं कि उसके पहले इसका शादी कर दें। और दूसरी चीज इकोनॉमिक, जैसे आपने बताया कि पहले शादी कर लेंगे तो खिलाने पिलाने का भार जो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी रीजन है। तो सोशल, इकोनॉमिक और जो हमारा एजुकेशनल, ये सब चीजें, ये सब तीन चार इफेक्ट सब है, कॉम्बिनेशन। वहाँ पे पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण लोग बेटियों को प्रीफर ही नहीं करते। वहाँ बीच में काफी इनफेंटिसाइड होने लगा था। इनफेंटिसाइड का मतलब गर्ल्स का जो पहले ही पता करके उसको मार देना, या पैदा हुई तो एक दो महीने के अंदर ही मार देना, क्योंकि वहाँ ज्यादा पैट्रियार्की थी, वो तो अमीर है। तो आप जो इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, तो इकोनॉमी तो वहाँ का है, लेकिन वहाँ के तो लोगों का माइंडसेट ऐसा है पैट्रियार्कल कि वहाँ का जो अभी जो सेक्स रेशियो था काफी कम हो गया था। और वहाँ पे तो बीच में कई गांव ऐसे थे जहाँ के यूथ का शादी के लिए लड़की ही नहीं मिली थी, तो 20 साल तक किसी गांव में शादी ही नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे कई गांव निकल के आए थे। कई, हाँ, खरीद के लिए जाते हैं, पूरी फैमिली से शादी हो जाती है, कुछ ऐसे भी कंडीशन आए हैं न्यूज में। तो ये सब चीजें तो वो तो इकोनॉमिकली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उनका माइंडसेट है। तो सोशल और जो रिलीजियस एंड कल्चरल, ये सब इम्पैक्ट करता है। सिर्फ मतलब एक फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर कर रहे हैं, दैट विल बी, ये इन्होंने कहा कि मिनिमम वेज अब 400 कर दीजिए। जैसे 400 पार आप कह रहे थे, सीट तो नहीं आया, कम से कम वेज तो बढ़ा दीजिए। वेज आप इस समय बहुत कम है, 200 के आसपास है, 250 आई थिंक, अभी बढ़ा के 300 किया था। तो इसका डिमांड चल रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मनरेगा में पैसे दे रहे हैं वो 300 के आसपास दे रहे हैं। स्टेट बाय स्टेट ये वेरी करता है। ओवरऑल सेंटर मॉडल बना के देता है कि इसके आसपास रखिएगा, स्टेट के ऊपर होता है कि वो बढ़ा घटा के दे सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो जज की संख्या 34 है। स्टार्टिंग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय जो नंबर ऑफ जजेस थे 7 थे, 7 से बढ़ के 34 हो गए। इसमें जो टोटल पावर होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन चेंज द नंबर ऑफ द जजेस। पार्लियामेंट बाय द लॉ बना के चेंज कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, विदाउट पार्लियामेंट के लॉ बनाए वो चेंज हो सकता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस चीज को याद रखिएगा। फॉर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाई कोर्ट का जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो बढ़ा घटा सकता है किसी भी हाई कोर्ट का। तो ये डिफरेंस समझिएगा। एक साल ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा है, 2014 में पूछा है ये, कि नंबर ऑफ जजेस जो होता है वो किसके हाथ में होता है। घटा भी सकते हैं, लेकिन आज तक कभी घटाया नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। ये वहां पे लिखा है कि एज पर द लॉ, तो ओवरऑल तो वो हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ही रहेगा ना, ब्रांच बढ़ेगा ना। नंबर ऑफ जजेस तो सेम ही, वो ओवरऑल यूपी के ही होंगे, वो तो उसके ब्रांच होंगे। क्या बनाया जाए? जजेस तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन ब्रांच तो यूपी का ही हाई कोर्ट रहेगा ना। हाई कोर्ट तो एक ही रहेगा ना, या तो स्टेट डिवाइड कर दें। स्टेट डिवाइड ने एक रूल है ना कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे जाए। तो आप अगर हाई कोर्ट का ही ब्रांच बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ जो जजेज जो ओवरऑल यूपी के रहेंगे ना, एक ही तो चीफ जस्टिस रहेंगे ना, चीफ जस्टिस तो एक ही रहेंगे। यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया एंड ए केस ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे, बताइए। हाँ, हम किसी एक कैंप में नहीं जाके बैठ जाएंगे कि ये हाँ कह रहे हैं तो हाँ, ये ना कह रहे हैं ना,
एप्पल को आम कह रहे हैं तो हम भी आम कह रहे हैं, और वो एप्पल को अमरूद को आम कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। यहाँ पे ये है कि हम डिसाइड करेंगे, हमें मन करेगा आम को एप्पल कहेंगे तो अपने मन से कह देंगे, लेकिन अगर अमेरिका कह रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से हम इसको फॉलो करते हैं। जैसे कभी हमने कहा कि ये हम नॉन अलाइनमेंट फॉलो करते हैं, फिर हमने कभी कहा कि हम मल्टीपल अलाइनमेंट करते हैं। तो अलग अलग नाम है इसमें दिया हुआ है कहीं पे कि हमने नाम अलग अलग दिया है, लेकिन हम फॉलो यही करते हैं कि हम अपने अनुसार काम करेंगे। ओके, कंटिन्यूअसली जो अटैक आ रहा है कि जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने खुल के बोला है, जो बिडेन के एडवाइजर है, कि उन्होंने कहा कि अगर आप रसा के साथ जाके बेट लगाते हैं तो वो बेट सही नहीं इंडिया के लिए। ये भड़का रहे हैं इंडिया को, कह रहे हैं कि किसी भी दिन रसा अगर इंडिया और चाइना के बीच में चूज करना हो तो वो हमेशा चाइना को चूज करेगा, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बहुत मिलती जुलती है। थोड़ा बहुत हमने देखा भी है, 1962 का वार चल रहा था तो रसा चुपचाप बैठा था, वो उस समय इंडिया के सपोर्ट में नहीं आया था जब चाइना हमसे अटैक हो रही थी। तो लेकिन 1971 के बाद तो देखा गया कि कंटिन्यूसली सपोर्ट है, चाइना का खुद रसा से लड़ाई हो गया उनके लैंड को लेके, तो तब से रसा को डर लगता है कि ये भी हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। उनमें खुद लड़ाई हो गई थी 1972 के आसपास से, लड़ाई स्टार्ट होनी हो गई थी और कंटिन्यूसली थी। लेकिन अभी यूएस और वेस्ट एक तरफ से एक तरफा हो गए, और कहीं ना कहीं रसा यूएस को ये लग रहा है कि जो इकोनॉमी है चाइना की, कहीं ना कहीं कंपटीशन, भले मिलिट्री में नहीं कंपटीशन कर पा रहे हैं, भले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं कंपटीशन कर पा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में चाइना बराबर की कंपटीशन दे रहा है। तो उनको लग रहा है कि कभी लड़ाई होगी तो चाइना से होगी, तो यूएस को डर है। अब रसा को लग रहा है कि इनको भी डर है, वेस्ट चाइना के भी खिलाफ है, रसा के भी खिलाफ है, तो दोनों दोस्त हो गए। लेकिन बीच में वो लोग ऐसा नहीं था कि बहुत एकदम उनका जो रिलेशनशिप था बहुत स्मूथ था। 1990 के भी दशक में हमने देखा था कि चाइना और यूएस अलाइंड कर रहे थे। जब तक यूएसएसआर टूटा नहीं था तब तक तो एकदम अलाइंड थे चाइना एंड यूएस, ठीक है। हाँ, तो यस, तो वहां पे उन लोगों के बीच में, और बीच में चाइना ने यूएस का जो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट है, भले उनका पॉलिटिक कम्युनिस्ट है, इकोनॉमी उनका कैपिटलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं चीजों को वो फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि ये भी भड़का रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में अगर रसा को करना है तो हमेशा वो चाइना को करेगा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसा है कि इंडिया का भी अभी सेज है उस चीजों में। इंडिया का भी चाइना को, क्योंकि डर लगता है ना कि कंपटीशन सेकंड पोजीशन के लिए होगा तो चाइना रसा आपस में कॉम्पीट करेंगे। यूएस तो अभी भी 10-15 साल तो नंबर 1 ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द मॉस्को, एक्सपैंड इट्स एनर्जी कोऑपरेशन, एंड हमने देखा है कि कितना भी विरोध हुआ इधर बीच, लेकिन कंटिन्यूअसली इंडिया ने रसा का क्रिटिसाइज नहीं किया। अभी देखिएगा यूक्रेन वार में हमने भले कहा कि बार बार वो लोग कह रहे थे, जब हमारा G20 का भी मीटिंग था, इंडिया में समिट था, तो डिमांड यही आ रहा था कि जो लिखा जाए। आप देखिएगा 2-3 महीने तक हमने रिलीज नहीं किया था जो हमारा फाइनल आउटकम था G20 का। मुद्दा यही था कि इसको वार लिखना है कि क्राइसिस लिखना है। इंडिया लिख रहा था कि रसा यूक्रेन क्राइसिस उस डॉक्यूमेंट में, और वेस्ट चाहता था कि यूक्रेन रसा वार लिखा जाए। तो इंडिया यहाँ तक नहीं रेडी था कि उसको वार कहे, और कभी खुल के सपोर्ट नहीं किया कि रसा को कहे कि आप बंद कर दीजिए। भले स्टेटमेंट में ये कह रहे थे कि वार सोल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, युद्ध सोल्यूशन नहीं है, मोदी जी कह रहे थे, लेकिन खुल के ये नहीं कहे कि रसा को, यहाँ पे ये कह रहे थे क्राइसिस है, दोनों जिम्मेदार है। इंडिया ने हर स्टेटमेंट में बोला कि दोनों जिम्मेदार हैं, रसा के खिलाफ हमने एक पॉइंट पे नहीं बोला। ओके, यहाँ पे ये बोला है कि कंट्री शुड बी एबल टू मेक द डिसीजन दैट द बेस्ट सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट। ये डिफाइन किया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि कंट्री खुद डिसाइड करे कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट में कौन सा डिसीजन है। और ऐसा कह रहा है कि यूएसए कह रहा है कि इंडिया अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है। दो कंपोनेंट इन्होंने बताया कि पहला चीज है कि नेशंस कैपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन, इतना मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान के जैसा नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज में जाके दूसरी कंट्री से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप उसके दबाव में हैं, आप उसके उसके एहसानों से दबे। जैसे बीच में रसा के एहसानों से दबे थे, अभी चाइना के एहसानों से दबे हैं। तो पाकिस्तान का कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अभी चाइना के खिलाफ बोल दे या पहले जाके यूएस के खिलाफ बोल दे। तो यहाँ पे आपका कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। ओके, एंड दूसरी चीज होनी चाहिए कि उस नेशन के पास रिसोर्स इतना हो टू टेक द डिसीजन इवन द फेस द हाईएस्ट प्रेशर, कि सब लोग प्रेशर बना रहे हैं
लेकिन इतना दम होना चाहिए कि उस समय अगर सबने अपना हाथ हटा लिया तो हम सस्टेन कर जाएंगे। इंडिया ने हमेशा दिखाया है, जैसे जब इंदिरा गांधी थे, बड़ा फेमस ये है कि उस समय हमारा हालत कुछ भी था। 1900 जो 70 के आसपास जब इंदिरा गांधी कंटिन्यूसली थी, तो 1900 अभी जब वो पहली बार पावर में आई थी 1970 में ही, तो इंडिया के पास उतना नहीं था पैसे, या हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन एक बार जब उनके निक्सन आए थे, 1970 में निक्सन प्रेसिडेंट थे, तो इंदिरा गांधी ने बुलाया, टेबल पे बैठाया, और उसी समय मानिक शाह हेड थे, आर्मी चीफ थे। तो मानिक शाह से बोला कि आप आइएगा अपना पूरा आर्मी का ड्रेस पहन के, ठीक है। तो एक तरफ मानिक शाह को बैठाया टेबल पे, एक तरफ ये निक्सन बैठे थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और इंदिरा गांधी उस बात बात में मुद्दा उठाएं कि अरे ये जो ईस्ट पाकिस्तान है उससे काफ़ी रिफ्यूजी आ रहे हैं, ये जो पाकिस्तान है वहाँ पे जाके ऑपरेशन कर रहा है। तो बोला कि देखिए आप या तो समझा लीजिए, सब आ रहे हैं वेस्ट बंगाल असम एरिया में, या तो आप समझा लीजिए। उससे निक्सन से बोला, नहीं तो मैं इनसे बोलूंगी, ये देखेंगे फिर। मतलब एक प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट, उस समय यूएस हेजेमनी थी, यूएस सुपर पावर था, लेकिन उस समय भी उसको सामने बैठा के बोला कि अपने जनरल से, मतलब एकदम धमकी देना एक डेवलपिंग कंट्री। तो कहीं ना कहीं इंडिया का ऑटोनॉमी हमेशा रहा है। आर यू गेटिंग ना कि यूएस बहुत पावरफुल था, हमारे पास उस समय एटॉमिक एनर्जी भी नहीं था, एटॉमिक पावर नहीं था, तो भी हमने बोला कि आप बोलिए अपने दोस्त पाकिस्तान से, नहीं तो हम इनसे कहूंगे। ये एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि मानिक शाह खुद ही बता रहे थे, मानिक शाह कह रहे थे कि जब मुझे बुलाया उन्होंने कि आप पूरे आर्मी के ड्रेस में आइएगा, तो मैं बहुत शौक में था। नॉर्मली जब आर्मी को किसी प्रेसिडेंट के सामने नहीं बुला के बैठाया जाता है, और बुलाया भी जाता है तो सिविल ड्रेस में बुलाया जाता है, ये नहीं कि आप पूरा अपना बैज लगा के आए और एकदम सामने बैठे। तो दीज आर द इंडियाज कैपेबिलिटी। जैसे होता है ना कि इंडिया हमेशा से ही रहा है। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर बम फोड़ा था, तब भी सब जगह से प्रेशर था, रसा भी इसके अगेंस्ट में था, यूएस भी इसके अगेंस्ट में था, तब भी हमने फोड़ दिया, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो गई कि नहीं हो गई। तो कहीं ना कहीं इंडिया हमेशा ऑटोनॉमी दिखाया है, तो दैट इज द प्रूफ ऑफ इंडियाज ऑटोनॉमी। जैसे इंडिया का हर टाइम पे अलग अलग नाम से हम कहते हैं, जैसे जब नेहरू थे तो नॉन अलाइनमेंट के नाम से बोल रहे थे, फिर इसको मल्टी अलाइनमेंट के नाम से बोला, फिर मल्टी डायरेक्शनल फॉरेन पॉलिसी का, अभी हम जो चला रहे हैं इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से कहते हैं। लेकिन हर चीज का मतलब एक ही हुआ कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इंडिया बिना किसी के अंडर प्रेशर में रह के लेगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं। ये माना जाता है कि जब नेहरू थे उनका पॉलिसी बहुत आइडियलिस्टिक था, वो एकदम आइडियलिज्म में रह के सोचते थे। नहीं, उस समय कह रहे थे कि हम कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं, जितने भी कॉलोनी है होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनका आइडियलिज्म भी था एक तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए था, कि इंडिया कहीं ना कहीं उसी के कारण जो हम अफ्रीकन कंट्रीज के सपोर्ट में खड़े होके, जैसे कहा जाता है कि अगर इंडिया उसी समय साइड ले लिया होता किसी का भी, यूएस या रस्सा का, तो हमें खूब ज्यादा रिसोर्स मिले होते हैं। जैसे पाकिस्तान को खूब टेक्नोलॉजी दे दिया, चीजें दे दी मुफ्त में, हमें नहीं मिलती थी, क्योंकि हम दोनों से ये नहीं कहते थे खुल के कि आपके कैंप में है। तो लेकिन ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसी के कारण जो इंडिया थर्ड वर्ल्ड का लीडर बन के आया वही डिसीजन था। भले हम आइडियलिज्म कहें, लेकिन इंडिया की रिकॉग्निशन एज द लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वहीं से स्टार्ट हो गई थी, ओके। फिर इन्होंने कहा कि उस समय यूएस ने दो कैंप बनाया था और पाकिस्तान दोनों का ही पार्ट था। जैसे रसा के अगेंस्ट में उस समय यूएस ने दो सीएटो बनाया था एंड सेनेटो बनाया था। सीएटो किसके लिए था? ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को मिला के एक ग्रुप बनाया था सीएटो, एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे, जैसे उसमें ईरान भी था, टर्की भी था, इन सबों को मिलकर इन्होंने रसा के खिलाफ, ये दोनों लिख लीजिएगा, सीएटो एंड सेंटो। सीएटो जो था वो साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें फिलीपींस एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, ठीक है। वियतनाम के, जब वियतनाम में हार हो गई वेस्टर्न फ्रेंच की, तो उसके बाद सीएटो बना था। और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट जो हमारा ये ईरान टर्की ये सब एरिया है, तो उसमें बनाया था। ये यूएस का कैंप था, यूएस ने बनाया था कम्युनिज्म न फैले। कम्युनिज्म, उसको डर था कि कम्युनिज्म फैल सकता है। इनडायरेक्टली थे ना, पर एकदम डायरेक्टली कभी उनका आर्मी नहीं ज्वाइन किया था। ट्रीटी ले लिया था, लेकिन फिर भी हम, ऐसा नहीं था कि यूएस के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिए थे। यूएस में भी जाते थे, उनसे भी हमारा कोई कोई डील चलता रहता था।
जैसे होता है ना कि एकदम आप अगेंस्ट में हो जाते हैं, वो हमारा नहीं था। हम उनसे दोस्ती थी लेकिन इनसे भी हम खरीदते रहते थे चीजें सामान, ठीक है। लेकिन यही था, वेस्ट हमें नहीं देता था। जैसे बीच में रसा ही हमें मैक्सिमम बेच रहा था और रसा ही गरीबी से जूझ रहा था, रसा को बेचना मजबूरी हो गया था। जैसे अब मानिए हमारा दुकान नहीं चल रहा है तो आदमी मजबूर होगा ना कि वो 5 रुपए की जगह पे 3 रुपए में भी कहेगा तो देगा। वो कहेगा 3 रुपए के साथ एक चीज और दे दो तो वो कहेगा। तो रसा हम टेक्नोलॉजी भी मांग रहे थे, दे देता था क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। और उस समय वेस्ट मजबूत था, उनकी टेक्नोलॉजी और उनका डिमांड ज्यादा था। तो ये देखिएगा अभी भी जो इंडिया का जो आपने जो पूछा है कि इंडिया का अभी भी जो डिपेंडेंसी है रसा पे ही है, क्योंकि पहले से ही हम उनसे मैक्सिमम चीजें खरीद रहे थे। अभी भी देखिएगा कि 40% जो इंडिया का अभी भी डिफेंस का है डील, वो रसा के साथ है। और जो अभी भी इक्विपमेंट इतना खरीदने के बाद भी 86% जो मिलिट्री का इक्विपमेंट है, जूता से लेके जैकेट से लेके हेलमेट तक, हम रसा से मंगाते हैं। रसा का ही है डोमिनेंस। चीजें क्लियर हो रही है? आगे इन्होंने यही दिया है कि अभी भी जो चाइनाज का जो सेकेंड इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन उन्हीं से होएगा। और अभी भी जो यूएस का कैंप है दैट इज डोमिनेटिंग। हमारा अभी भी हम ही इंडिया का क्या हमेशा रहता है, इंडिया चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? और यूनिपोलर, बाइपोलर में दो हो गए। बाइपोलर में क्या हो गए? दो कंट्री डोमिनेट करेंगे, दो ही कंट्री, जैसे यूएसएसआर था और यूएस था, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब कि एक ही कंट्री है, सबको नचा रहा है अपने चारों तरफ। जैसे पहले रोम हुआ करता था, रोम एम्पायर, उसका बहुत पावरफुल था तो यूनिपोलर था। बीच में कौन हुआ था? ओटोमान एम्पायर हुआ था। फिर उसके बाद ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर भी काफी वो था, ठीक है। तो ऐसा अभी माना जाता है कि अभी हेजेमनी जो चल रही थी रसा की थी और उसको कहीं ना कहीं टक्कर देगा तो चाइना ही दे सकता है, अभी रिसेंटली यही है। ओके। इंडिया का क्या है, इंडिया अभी भी जो कनेक्टिविटी चाहता है, मेन इसका जो बेस है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हमारा जो रीच होगा वो रस्सा के हेल्प से ही होगा। यूएस से सिर्फ दोस्ती करेंगे तो हमारा जो कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, यूरेशियन पावर है, वो डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अभी भी हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो और दोनों से हमारे रिलेशन अच्छे ही रहें। ओके। अब एक चीज होता है कि जीरो सम गेम यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय द जीरो सम गेम? ये कह रहे हैं कि एक जैसे यूएस का लॉजिक है कि इंडिया जीरो सम गेम को फॉलो कर रहा है। क्या मतलब हुआ जीरो सम गेम? जुआ कभी खेला है या देखा है खेलते हुए लोगों को? खेला है? तो उसमें क्या होता है, एक हारेगा एक जीतेगा, दोनों को फायदा नहीं होगा। दो लोग खेल रहे हैं या चार लोग खेल रहे हैं तो उसमें से दो हारेंगे तो दो को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि चारों को फायदा हो गया चारों चले गए। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि किसी का घाटा होगा तो वो दूसरे में चला जाएगा, सबको फायदा नहीं होगा। तो जो कहीं पे भी जहां पे भी युद्ध होता है माना जाता है जीरो सम गेम है। ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया जो ये सब पॉलिसी रखता है कहीं ना कहीं जीरो सम गेम है कि अगर रसा से दोस्ती करेगा तो उसका घाटा हो जाएगा यूएस के साथ। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जीरो सम गेम नहीं है, ये पॉजिटिव गेम है। कहीं दिया इन्होंने, इंडिया का जो है वो ये पॉजिटिव सम गेम है। इंडिया दोनों से फायदा कमा रहा है। इन्होंने कहा कि जैसे रसा के साथ है तो रसा से रसा को फायदा हो गया कि उसका तेल बिकने लगा, इंडिया को फायदा हो गया कि सस्ता तेल मिल गया। और आप कह रहे हैं कि अगर ये सब चीजें मतलब रसा के साथ हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते क्योंकि रसा और चाइना की दोस्ती हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अगर इंगेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं रसा भी सोचेगा कि अगर इंडिया के साथ हम अच्छे से इंगेज नहीं होंगे तो इंडिया विड्रॉ करेगा, चाइना से और दोस्ती हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम तेल खरीद कर रसा को भी चाइना से सेपरेट कर दें। खुल्लम खुल्ला रसा चाइना के पास नहीं आता। चाइना भी अभी यही दिखाता है कि कई कंट्रीज हैं, फ्रांस के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, बीच बीच में दिखाता है, बीच बीच में वो दिखाएगा कि यूके के साथ अच्छा रिलेशन है, बीच में वो कई यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपने जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो इंडिया का जो है वो जीरो सम गेम नहीं है, ये पॉजिटिव सम गेम में इंडिया फॉलो कर रहा है। क्लियर हो रही है? जीरो सम गेम का मतलब समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव सम गेम का मतलब सबको फायदा हो जाए। जैसे जुआ हमेशा जीरो सम गेम होता है, लेकिन अगर आप लोग खेती करते हैं चार लोग मिलके तो चारों को फायदा होगा, फसल
कटेगी, सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, या बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ओके। जैसे स्टॉक मार्केट का कई बार कहा जाता है कि जीरो सम गेम है, एक बेचेगा स्टॉक सस्ते रेट में तो एक महंगे दाम में खरीदेगा तो उसको बेनिफिट होगा, उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है। आर यू गेटिंग ना चीजें? एक क्वेश्चन है इस पे, आप लोग नोट कर लीजिए, इस पे शायद होना चाहिए क्वेश्चन। यस, ये है, एनालाइज द चैलेंज फेस बाय इंडिया इन मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक autonomy in the face of growing US pressure on its relationship with the Russia. How can India navigate this complex geopolitical landscape? 250 words, 15 marks. अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी पे लिखना है। Analyze the challenge faced by India in maintaining its strategic autonomy in face of growing US pressure on its relationship with Russia. How can India navigate this complex geopolitical landscape? यहाँ पे सोल्यूशन बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि चैलेंज क्या क्या है, कैसे हम मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। हाउ द How can India navigate this complex geopolitical landscape? 250 words, 15 marks. जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इश्यू विद द ट्री प्लांटिंग स्कीम। जो हम आजकल वन महोत्सव मनाते रहते हैं, ये 1950 से स्टार्ट हो गया था जब के एम मुंशी हमारे फर्स्ट ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इन्होंने स्टार्ट किया था वन महोत्सव प्रोग्राम, फेस्टिवल ऑफ द ट्रीज, लोग ट्रीज लगाना स्टार्ट किए। लेकिन इन्होंने कहा कि इंडिया का अभी देखें कि जो यूएस ने डिक्लेयर किया है 2021 से 2030 तक का जो डिकेड है, दैट विल बी द इकोसिस्टम रीस्टोरेशन बाय द यूनाइटेड, डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। लिख लीजिए, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि 2021 से 2030 क्या डिक्लेयर किया है यूएन ने? डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशन, ओके। डिकेड ऑफ ecosystem restoration, ओके। अब इसका टारगेट क्या है? वी टारगेटिंग दैट वी विल बी रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब क्या हो गया कि पहले वहां जंगल था, काट के या तो रोड बना दिया या तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया कि जंगल अब नहीं है, तो रीस्टोर करें, या तो वहां पे इंक्रोचमेंट हो गया तो इसको हम उठा के वापस से ये सब चीजों को वो करें। इन्होंने कहा कि ट्री जो लगाने का है वो बहुत ही एक सुपर सक्सेसफुल लगता है हम लोगों को। क्यों सक्सेसफुल लगता है जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं? क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बन निकलता है उसको वापस कैप्चर करें, फिर नीचे ले जाके स्टोर करें। तो नेचुरल वे में कैसे कर सकते हैं? एक तो पेड़ लगाइए। पेड़ क्या करता है? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब बनते हैं ना। तो कहीं ना कहीं O2 ऑक्सीजन बाहर आता है, CO2 को लेता है। सेम यही होता है ओशियन के भी जो प्लैंकटोन्स होते हैं ये सब भी करते हैं। और जो सॉइल के जो डिकम्पोज होता है ट्री, तो डिकम्पोजिशन के बाद भी जो डिकम्पोजिशन के ऑर्गेनिज्म बचते हैं वो भी CO2 को कैप्चर करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो सबसे अच्छा प्लान यही लगता है। तो ये हम हमेशा से हमें लगता है कि ये सिल्वर बुलेट है। सिल्वर बुलेट का मतलब क्या हो गया? ये फ्रेज है, यूज करते हैं जब किसी डिफिकल्ट चीज का सोल्यूशन मिलना हो तो उसको कहते हैं कि ये एक सिल्वर बुलेट है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये, एक चीज और नोट कीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है उसको क्या सेलिब्रेट करते हैं? ट्री प्लांटेशन के लिए करते हैं, ओके। 20 जुलाई को नहीं, 17 जुलाई को वर्ल्ड क्या था, कुछ था 17 जुलाई को, परसों कुछ था, आई फॉरगेट। नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ही मनाते हैं, ठीक है। आगे पीछे कर देते होंगे, कोई कोई अपना प्लान अलग से मना लेता होगा, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में ही करते हैं, ठीक है। एक बार और चेक कर लेंगे हम कि ये कुछ और भी है क्या। अभी तो चेक किया था तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ही बता रहा था। 17 जुलाई को क्या था? वर्ल्ड जस्टिस डे कुछ तो था, आगे होगा कहीं ना कहीं वर्ल्ड जस्टिस डे, ठीक है।
अब वर्ल्ड लेवल पे हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं रिस्टोरेशन के लिए, पहला जो है 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट अंडर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इसके बहुत से रिपोर्ट आते हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा इस पे, कई बार पूछा है। इसके कई रिपोर्ट आते हैं, आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जब भी आए, अभी एक क्वेश्चन अभी मैं इसमें दिखाया हूं जो यूपीएससी ने पूछा था 2016 में। इंडियाज रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन is sometimes seen in the news. Which of the following has declared that ranking? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ये भी निकालता है, ये बहुत से चीजों पे रिपोर्ट निकालता है। ये एनजीओ है एट द इंटरनेशनल लेवल। इसका मेन काम है कि कई चीजों का पे स्टडी करना, उस पर एनालिसिस करना और उस पर रिपोर्ट देना। वर्ल्ड जेंडर इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है, वो भी यूपीएससी ने पूछा है 2018 में। ठीक है, इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ कहाँ रिपोर्ट देता है। नहीं, ये एनजीओ है, सेपरेट एनजीओ, इंडिपेंडेंट एनजीओ। इस हाँ, मैंने दिया भी है, मेन यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज दिस। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये एनजीओ है। ठीक है, मोस्टली इसकी फंडिंग जो होती है वो डेवलप्ड वर्ल्ड की जो कंपनीज है, 1000 कंपनीज मिलकर देते हैं। इनका डावोस का एक होता है स्विट्जरलैंड में मीटिंग, वो बहुत फेमस है। डावोस का जो मीटिंग होता है उसमें अक्रॉस द वर्ल्ड कंपनीज एंड द लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब चीजें आप देखिएगा। इनका क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म ये होता है कि एक तो ये लोग अमीरों की कैंप है, सिर्फ गरीबी हटाने का बात फालतू का करते हैं। मेन ये जो मोटिव है, जो भी पॉलिसी आइडियोलॉजी है, वो डेवलप्ड वर्ल्ड का लेके करते हैं। और इनका जो भी मीटिंग होता है बहुत एक तरीके से बहुत एक्सपेंडिचर हाई होता है, पैसे बहुत लगाते हैं। हर आदमी को एरोप्लेन से ये लोग लेके आते हैं और इसमें जो खर्च होते हैं, जैसे आप ग्लोबल या क्लाइमेट से लड़ने के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं और इतना ज्यादा उसमें उत्सर्जन होता है आपके 100 लोगों को लाने में कि उससे 1 लाख लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं नॉर्मल बस में। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को लेके ये लोग इनका क्रिटिसिज्म होता ही रहता है। ट्रांसपेरेंसी भी इनका क्लियर नहीं होता कि किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, कैसे उनका डिसीजन लिया गया। वो आपस में ही हमेशा माना जाता है कि बायस है टुवर्ड्स द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो इनका प्लान नहीं है, इस प्लान को ये सपोर्ट कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट जो ट्रीज लगाने का है वो है। पाकिस्तान का नाम हमेशा आतंकवादियों के लिए आता रहता है, लेकिन इनका अच्छे काम भी कर रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल और 100 बिलियन ट्री सुनामी, ये प्लान पाकिस्तान चला रहा है। तो ये लिख लीजिएगा, कहीं पूछ सकता है ये भी। और बोन चैलेंज इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है अगेन। इसका मेन जो एम है कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर को हम इंक्रीज करें। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और बोन चैलेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी ये न्यूज में रहता है जब भी क्लाइमेट की बात होती है। बोन चैलेंज में क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि हम 350 मिलियन हेक्टेयर बाय द 2030 करें। ओके, अब दिक्कत ये है कि ये प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि इतना पेड़ तो लगा दें, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन जो होगा वो लोकल, जो ट्राइबल है, लोकल पीपल है जहाँ पे लगा रहे हैं वो होगा। वो ऊपर से इम्पोज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस जो फंडिंग होती है वो होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो चीजें दिखनी चाहिए वो क्लियरिटी से फायदे नहीं कराती हैं। और देखा जाता है कि जब ऊपर से चीजें इम्पोज होती हैं तो पेड़ लगा रहे हैं, 2000 पेड़ लगा दिया, पता चला एक ही पेड़ लगा दिया, यूकलिप्टस का लगाया तो यूकलिप्टस ही लगा दिया। कोई भी तो मोनोकल्चर हो जाता है। मोनोकल्चर, आर यू गेटिंग ना? अरे जब आप किसी फॉरेस्ट में जाइएगा तो उसमें 100 तरीके का पेड़ दिखेगा थोड़े ही दूर में। नीचे नीचे कुछ और तरीके के पेड़ हैं, फिर ऊपर कुछ और पेड़ हैं, लताएं हैं, एकदम उनका कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी है। 50 तरीके के कीड़े मकोड़े सब कुछ मिलेंगे। लेकिन जो ये लोग लगाते हैं एकदम क्लीन लगेगा सिर्फ सौंदर्य कदर के लिए है, फॉर द ब्यूटिफिकेशन, नॉट फॉर द इन्वायरमेंटल पर्पज। जब आप मोनोकल्चर लगाने लगते हैं तो जो डाइवर्सिटी होती है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं। कभी कभी ये लोग तो ग्रास लैंड होता है, ग्रास, अभी जो नेचुरल ग्रास लैंड होगा वहां पे आप जाके बैठेगा, देखेगा आपको कभी कीड़े काटेंगे, चींटियां काटेंगे, है ना। ग्रास लैंड में भी कई तरीके का इकोसिस्टम होता है, डाइवर्सिटी होता है, आपको दिखता नहीं है। जब कभी जाके किसी ग्रास लैंड है, घास का खेत है, अगर पहले से वो नेचुरल रूप से है
तो वहां पे देखिएगा कि बहुत तरीके का इकोसिस्टम होता है। नेचुरल ग्रासलैंड में खरगोश और वो सब मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े जो मीडो टाइप के होंगे। लेकिन ये लोग जब लगाते हैं कि अलग से बिना जाने, तो वहां पे इनको लगता है ग्रास लैंड है, यहाँ तो डिग्रेडेड एरिया है, पेड़ लगा दूंगा तो फायदा होगा। लेकिन वहां पे अब जब ऑलरेडी नेचुरल ग्रास लैंड है, वहां पे जाके पेड़ लगाते हैं, तो वो पेड़ सूख सूख जाता है बहुत जल्दी। और ऐसे कंडीशन में जब पेड़ सूखेगा तो फॉरेस्ट फायर के भी केसेस बढ़ जाते हैं। अगर नेचुरल पेड़ नहीं लगाते हैं तो उसमें सूखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिक्कत यह है कि ये पोस्ट प्लांटिंग उसका कोई डेटा नहीं रखते हैं। पेड़ तो लगा दिया 100, उसके बाद होता है ना कि आप बार बार जाके देखें कितना पेड़ बड़ा हुआ कि नहीं। अपने डेटा में तो लिख लिया कि हमने 1000 की फंडिंग लगा दिया, 1000 जाके पेड़ लगवा दिया। सर्वाइवल जो पेड़ का होता है ट्रीज का बहुत कम है, 40% से भी कम बचते हैं कि जो सरवाइव कर जाए नेचुरली। जहां पे भी आप देखिएगा अगर पेड़ खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो नेचुरली 10 पेड़ निकल भी जाते हैं नेचुरल वे में। लेकिन ये जो आर्टिफिशियली करते हैं तो उसमें ये सब चीजें दिक्कतें आती हैं। ओके, फॉरेस्ट फायर का काफी ज्यादा इसमें होता है और लोकल कम्युनिटी को ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो लोकल कम्युनिटी जानते हैं कि इस एरिया में किस किस तरीके के पेड़ और क्या हमारे नीड के हैं। अगर लोकल कम्युनिटी के फायदे के लिए नहीं रहेगा तो वो काट नहीं देंगे। उनको क्या फायदा है, वो तभी सुरक्षित करते हैं। जैसे वो किसका, ये काफी फेमस है ट्राइबल एरिया में, जो जिससे बीड़ी का वो बनता है, बीड़ी बनाते हैं, क्या नाम है, आई फॉरगेट द नेम। तेंदू का पत्ता, तेंदू, तेंदू ही होता है ना, तेंदू तेंदू होता है कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो क्या, हाँ हाँ, तो उनके काफी फ्रूट्स पत्ते सब वो यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो नीड है, यू शुड पार्टिसिपेट, कि उनका पार्टिसिपेशन है, उनसे कहीं लगाए, उनको पैसे दीजिए, वो खुश भी हो जाएंगे, लाइवलीहुड भी मिलेगा। कहीं ना कहीं आप बाहर से लोगों को लेके जाते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो बार बार यहाँ पे यही कहा जाता है कि दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड रेक्टिफाई। जैसे इन्होंने कहा कि इंक्रीज वाइल्ड फायर हो जाएगा जब आप पेड़ लगा के आएंगे और वो वहाँ का नेचुरली नहीं होगा, सूखेगा। और जब भी थोड़ा भी कोई गया, थोड़ा सा भी बीड़ी फेंका जला के, तो वो फॉरेस्ट फायर में चेंज हो जाता है। ओके, बायोडाइवर्सिटी की कमी होती है, प्रोडक्टिविटी नहीं रहता है, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज किया है। ओके, अब इंडिया का भी है। इंडिया के अभी प्राइम मिनिस्टर या जो भी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो एकदम आगे हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया था कि पेरिस एग्रीमेंट में केवल G20 में इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो कर लिया। लेकिन आप ग्राउंड पे जाइएगा, ऐसा हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया लीड कर रहा है, हम तो बहुत ज्यादा लगा लिए हैं पेड़। लेकिन ग्राउंड पे आप देखिएगा कि इंडिया हैज लैग्ड 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट अंडर द इंक्रोचमेंट। यहाँ पे इंक्रोचमेंट ये कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया है, लोग जाके घर बना लेते हैं, धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट कर देंगे, कल को कहेंगे ये मेरा ही है। आगे गेटिंग ना, इंक्रोचमेंट। और दूसरी चीजें हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, इनका डिस्ट्रॉय हो चुका है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। एक तो है कि जंगल में जाके रहने लगे, लेकिन जंगल फिर भी बचा है, धीरे धीरे खेत उत में कर रहे हैं। एक है कि जंगल के एरिया को काट के ब्रिज बना दिया, डैम बना दिया या रोड बना दिया, वो तो गायब ही हो गया। तो इंडिया का कंडीशन जो है कि काफी ज्यादा ये सब चीजें हैं। और रीस्टोरेशन के लिए एटलीस्ट इंडिया को 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को वापस लाना पड़ेगा 2030 तक। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में सोल्यूशन दिया। एक तो सोल्यूशन ये कहा कि लोकल लोगों को पार्टिसिपेट कराइए, एडुकेट फंडिंग कराइए उन्हीं लोगों को। फिर इन्होंने कहा कि जो टेक्निकल कंसिडरेशन है, जैसे किस तरीके का पेड़ कहाँ लगाना है, ये सब भी क्लियर होना चाहिए। अब आप यूकेलिप्टस हर जगह नहीं लगा सकते हैं। जिस एरिया में पानी की कमी है, यूकेलिप्टस और पानी लेगा। तो एरिया, रीजन और वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से आपको चेंज करना है। ओके, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, आम जनता को भी पता होना चाहिए। जैसे आम जनता अब डरने ये लगी है कि हम ही अपने ही खेत में पेड़ लगाएंगे, काटने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर से जाके पूछना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को आप अवेयर कराइए, ये सब चीजें नॉर्मलाइज कराइए। और इसके लिए सोशल मीडिया एंड अगेन जो लोकल लेवल की पार्टिसिपेशन होता है उनको इंसेंटिवाइज कीजिए कि आप ये लगाएंगे तो आपको जॉब मिलेगा या कुछ आपको पैसे दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, जो भी है वो कराइए। तो यहाँ से यहाँ तक ये सोल्यूशन हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये सब चीजें, दिक्कत जो है ये डिस्कस हुई है। यहाँ पे इंडिया का क्या कंडीशन ये है और यहाँ पे सोल्यूशन है। चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ हाँ हाँ, ये भी है। अवेयरनेस से बताया तो है कि आप बताइए कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छाया होगा। आप उनको फायदे बताइए ना कि आपके पेड़ अगर खेत के किनारे किनारे पेड़ हैं
तो सबसे अच्छी बात कि जब भी आंधी वादी आएगी, अभी कुछ दिन पहले जून में आंधी आई थी, लोगों का केला पूरा, आप कुशीनगर एरिया में जाइए, मैं एक दिन जा रहा था, देखा कि 100 पेड़ में से 70 पेड़ उखड़ गए हैं। अगर वो चारों तरफ घना पेड़ सबने लगाया होता तो वो अभी आया था ना जून में कुछ बहुत तेज आया था, जिस दिन कोई साइक्लोन आया था उसका इम्पैक्ट था, ठीक है। रेमल आया था, रेमल के अगले एक दो दिन बाद इधर उसका इम्पैक्ट आया था कुछ। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, यहाँ बोला तो है सोशल मीडिया एंड अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन का मतलब लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन होता है, लोग अच्छे चीज को भी खराब समझते हैं। तो लोगों को बताइए, आप, आपके पास तो इतना मीडिया का जरिया है, जैसे आप ये क्या आजकल रेडियो प्रोग्राम प्रधानमंत्री का चलता है, मन की बात आप चलाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से हैं। बीच में स्मृति ईरानी जी आके कोई प्रोग्राम चला रही थी, जो जब वो मिनिस्टर थी। तो ऐसे में आप ये सब चीजें भी अवेयर कराइए हमेशा। और भी है, डीडी न्यूज है गवर्नमेंट की भी, और सारी मीडिया तो गवर्नमेंट के ही चरणों में गिरी है, तो वो लोग भी दिखा सकते हैं बोला जाए तो। हाँ, तो ये सब चीजें, पेपर का यूज कर सकते हैं, जगह जगह पोस्टर है, बैनर्स लगा सकते हैं। गवर्नमेंट की ही तो सब बैनर है, ठेका तो गवर्नमेंट ही देती है जितने भी बैनर्स निकलते हैं। आर यू गेटिंग ना कि क्या क्या चीजें हैं, वो इश्यू नहीं है, वो तो फायदा है मुझे लगता है। पेड़ लगाना कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको अल्टरनेटिव भी देता है कि जिस साल फसल आपके खराब हो गए तो दो चार पेड़ काट के बेच दीजिए, तो आपको थोड़ा सा जीने का भी सहारा मिल जाएगा। अगर पेड़ अगर आपने टीक का लगाया है या शीशम का लगाया, ये सब तो काफी महंगे बिकते हैं। तो अगर पेड़ आपने 200-300 लगा के रखे हैं और किसी ईयर आपकी फसल खराब हो गई, तो 5 पेड़ काट दीजिए, 10 पेड़ बेच दीजिए, फिर आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो एक तरीके से हेज हो सकता है। हेज का मतलब कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आए तो ये सब चीजें आपके सहायता कर सकती हैं। ओके, एनिमल हस्बेंड्री भी काफी अल्टरनेटिव हो सकता है, लोगों को ये भी करना चाहिए। ओके, ट्रेड में हम देखते हैं ट्रेड डिफिसिट, इंडिया का हमेशा इंपोर्ट बिल ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट बिल जो होता है वो कम होता है, और इसके कारण जो डिफरेंस ट्रेड में आता है वो ट्रेड डिफिसिट में टर्न हो जाता है। और कंटिन्यूसली ट्रेड डिफिसिट है कि हमेशा हाई ही रहता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब आप जो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो खरीद ज्यादा रहे बेच कम रहे, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड डिफिसिट आएगा। और ट्रेड डिफिसिट का जो मैक्सिमम हम पे करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कॉमन सी चीज है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यही है, ठीक है। तो ये सब चीजें कंटिन्यूसली रही हैं, तो यही यहाँ पे डिस्कशन है। गोल्ड इंपोर्ट भी हमारे वहाँ काफी ज्यादा होता है, तो ये भी एक इम्पैक्ट डालता है। ओके, बीच में हम लोग देख रहे थे कि यूनाइटेड अरब से हमारा आ रहा था, वो टर्न होके क्यों आ रहा था, यूनाइटेड यूएई से। हाँ, नहीं नहीं, ये गलत है, एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे, एक दिन मैं 2-3 दिन में ये चीज बताया था। यूएई के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें हमने टैक्स कम कर दिया है सिल्वर के पे। तो इसीलिए और देशों से लाने पे 15% है, इनमें हमने अभी 8% किया है, धीरे धीरे हम 0% ला रहे थे। एक दिन किया था, एक दिन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ध्यान नहीं दिया था क्या उस दिन? वो तो एक रीजन है। हाँ, लेकिन तो भी तो यूएई तो उधर ही है ना, तब तो हाँ हाँ। लेकिन अटैक तो सब में हो रहा है ना, पूरी अरेबियन सी में अटैक हो रहा है। यूएई तो आखिर उधर ही से आएगा ना, या तो पर्सियन गल्फ से होके आएगा या तो रेड सी से होके आएगा। हाँ, तो रेड सी तो, हाँ तो लेकिन अरेबियन सी से तो गुजरेगा ना, क्यों नहीं गुजरे? हाँ, सऊदी अरेबियन से, अरेबिया से, लेकिन अरेबियन सी तो गुजरेगा। तो अरेबियन सी में भी तो अटैक कर रहे थे, हाउती तो एकदम कॉर्नर पे है यमन के। मेन है कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और कंट्रीज से 15% है, यहाँ से कम करके 8% कर दिए हैं, तो चीजें डाइवर्ट हो रही हैं। चीज ये क्लियर रखेगा आप, ये मेन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही कि डज इंडिया हैव द इनफ लॉ टू कॉम्बैट सुपरटिशन। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो सुपरटिशन है और जो हमारा नॉर्मल फेथ होता है उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। जब तक हम मानते हैं तब तक हमें लगता है कि वो हमारा स्पिरिचुअल है, हम बहुत ही सच में हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, और जो नहीं मानता उसको हम कहीं ना कहीं निगेटिव नजर से देखते हैं। जब हम नहीं मानने लगते हैं तो हमारा नजरिया वही बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया में यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉ है कि नहीं, तो एक लॉ है, दैट इज द ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है, लेकिन ये क्लियर कट में डिफाइन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से दिक्कत होती है।
हाँ, तो यही है कि एडवर्टाइजमेंट अगर आपका मिसलीडिंग होगा तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू ही आपको एफआईआर या जो भी केस होगा वो आपके खिलाफ इसी एक्ट के द्वारा होगा। अब दिक्कत है कि इसके सिवा है नहीं, और ये एक्ट बहुत वॉक तरीके से डिफाइन किया है सुपरस्टिशन को। अब ऐसे में पुलिस के पास कोई ऐसा नहीं होता है कि क्लियर कट की कोई केस बनाने के लिए कोई लॉ है, तो पुलिस कतराती है किसी गॉडमैन को पकड़ने के लिए, क्योंकि लॉ है ही नहीं, और ये लॉ जो है वो वेग है, बहुत क्लियर कट डिफाइन नहीं करता है। अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिक्कत ये है कि अगर हम बना भी दें चीजों को, लेकिन लोग ही मानते हैं। आर यू गेटिंग ना? लोगों के अंदर इतना भर दिया जाता है कि लोग खुद जाते हैं सुपरस्टिशन को फॉलो करने। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था सती प्रथा को, तो सती प्रथा इतना इनकलकेट कर दिया जाता था कि जो औरत जलने जाती थी वो खुशी खुशी जल जाती थी। आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, जो हर्षवर्धन, आप मिडिएबल में अब पढ़ाया जाएगा आपको, हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की मदर, वो तो राजा था इतना बड़ा हर्षवर्धन, उनकी मदर सती बन गई थी खुशी खुशी, उनके जब पिता की डेथ हुई थी, जब युद्ध में मारे गए थे। तो ये बहुत खुशी से लोग जाके बैठ जाते थे पायर पे, तो इनकलकेट हो जाता है। अभी भी आप देखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैट इज वेरी, मतलब बहुत अगेंस्ट होता है डिग्निटी के। जैसे एक अभी भी कर्नाटका में एक स्नान रिचुअल्स होता है। स्नान रिचुअल्स में क्या होता है कि इसमें माना जाता है कि जो ब्राह्मण है वो खाना खा के छोड़ देगा जूठा अपना, और उस पे दलित जो है उस पे लेटेगा, रोल करेगा, और उससे उसका जो पाप है वो धुल जाएगा। ठीक है, तो ये लोगों के अंदर में इतना है कि वो लोग खुद फॉलो करते हैं, इनकलकेट है। आप किसी को जाके बोलिए ना, तुरंत लोग गुस्सा आ जाएंगे कोई चीज करने से। रिलीजन इज सो मच ब्लड के अंदर है कि पीपल, आप देखिएगा कभी कभी स्कूल या हॉस्पिटल नहीं बना उसके नाम पे कभी लड़ाई नहीं हुआ होगा। मस्जिद और टेम्पल के नाम पे लोग कट मरते हैं, कई एग्जाम्पल है, अयोध्या का ही एग्जाम्पल है। लेकिन आप नहीं देखिएगा कि, देखिए मंदिर से ऐसा नहीं है कि इतना इम्पैक्ट आता है, वो आप एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं। हॉस्पिटल में तो आप हर सप्ताह हर महीने कोई ना कोई जाता ही रहता है आपका रिलेटिव। आप देखे होंगे अभी कोविड में था, मंदिरें बंद हो गई थी, हॉस्पिटल ही खुला था। आर यू गेटिंग ना? कि मतलब लोगों के अंदर रिलीजन इज सो मच अंडर देम कि हॉस्पिटल नहीं है, लोग दे विल नॉट प्रोटेस्ट। कोई आज तक आपने देखा है कि विरोध हो रहा है, लोग प्रोसेशन कर रहे हैं कि स्कूल बंद है उसके लिए चलते हैं, जुलूस निकालते हैं? निकला है? नहीं निकला है ना? हर महीने में कोई ना कोई जुलूस धर्म के नाम पे निकलता है। होता है ना कि कभी अभी तजिया के नाम पे निकला, तजिया वाला क्या था, मुहर्रम। तो कभी हिंदूज का होता है कि कभी लक्ष्मी पूजा का विसर्जन कर रहे हैं, तो कभी दुर्गा पूजा विसर्जन चल रहा है, गणेश पूजा का विसर्जन चल रहा है। लॉट ऑफ थिंग हैपेंस इन द ईयर्स, पर कभी ऐसा सेलिब्रेशन या प्रोसेशन स्कूल हॉस्पिटल्स ये सब के लिए आप नहीं देखेंगे कि इससे अब डेवलपमेंट होगा, खुशी मना लेते हैं। नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंटली वी आर नॉट दैट मच कॉन्शियस, वी आर मेनली कॉन्शियस अबाउट द रिलीजन। और रिलीजन का ऐसा नहीं है बहुत यूज है, लेकिन ऐसा हमारा जो इनकलकेशन है, जो डीप डाउन हम में जो बसा दिया गया, दैट इज द रिलीजन। ओके, तो दिस इज द मेन रीजन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सुपरस्टिशन के खिलाफ आप लॉ तो बना देंगे, लेकिन मिसयूज बहुत होगा। लोगों को ही नहीं पता, लोग खुद करने को तैयार है। लोग यहाँ तक रिचुअल्स है, अभी भी लोग जाके धर्म में लिखा गया या लिखा गया किसी के पैर का, ऐसा है कि कोई रिलीजियस गुरु होगा उसके पैर का पानी धो के पी लेंगे, भले उसको बीमारी हो जाए, उससे पसीने से वो हो जाए, रिलीजियस। और ऐसे थोड़ा सा आपके ऊपर कोई गर्दा गिरा दे तो लड़ाई लोग कर देते हैं, सेम पर्सन। तो यहाँ पे लोग रेशनैलिटी जो चीजें हैं, जो रेशनल बेसिस पे है, वो डिसीजन नहीं है। तो इसी पे इन लोगों ने पूरा डिस्कशन है कि डू वी नीड, तो इन्होंने एक ने सपोर्ट भी किया कि लॉ की कमी है, इन्होंने एक ने बोला कि लॉ की कमी नहीं है। अगेन जो लोगों के अंदर जो डीप डाउन रिलीजियसटी है उसका भी ये सब रीजन है। लोग ही तो गए थे वहां पे, 1 लाख लोग जमा हुए थे, वो गॉडमैन थोड़े जबरदस्ती पकड़ के लाने गया था। पीपल बिलीव ना, पीपल ही लोगों का मानना था कि ना उसके कुटिया में हैंड पंप है, उससे बीमारियां कैंसर उनसे सब ठीक हो जाते हैं। लोग थोड़ी, वो थोड़ी गया था जबरदस्ती करने, आपने बिलीव किया। अब बाबा रामदेव कोरोनिल कह के बेच रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना कि भाई इसका क्या मतलब ट्रायल्स है, कैसे आपने निकाला है, कुछ बताइए। तो लोग जब अंधभक्ति दिखाना स्टार्ट कर देते हैं तो चीजें ये सब होती है, गॉडमैन एंड सुपरस्टिशियस थिंग्स। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जो हमारा फिनेंस कमीशन है। व्हाट इज द रोल ऑफ फिनेंस कमीशन? ऑलरेडी हमने ये बहुत डिस्कस किया, व्हाट इज द रोल ऑफ फिनेंस कमीशन। बताइए आप लोग, कई बार हम डिस्कस किए
क्या है रोल फाइनेंस कमीशन का? हाँ, आप बताइए फाइनेंस कमीशन का रोल। सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन होता है, और स्टेट स्टेट, जो सेंटर स्टेट के बीच में डिवीजन होता है उसको वर्टिकल डिवीजन कहते हैं, और जो स्टेट स्टेट के बीच में डिवीजन होता है उसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, जो हमने देखा है कि अभी कंटिन्यूअसली डिमांड ये है स्टेट्स का कि भाई बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, सेंटर से पैसे बढ़ाने की मांग होती है, और जो फाइनेंस कमीशन है वो बढ़ाया भी है। आप देखिएगा कि 32%, 42%, 41% कहीं ना कहीं जो हमारे 13, 14, 15 कमीशन जो कंटिन्यूअसली है बढ़ाने की मांग थी, बढ़ाया भी गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि सेंटर चालाकी से जो नेट टैक्स होता है उसको घटा देता है। ग्रॉस टैक्स एंड नेट टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस टैक्स टैक्स एंड नेक्स्ट टैक्स? हाँ हाँ हाँ। हम्म। जो डिफरेंस आ रहा है ग्रॉस टैक्स एंड द ग्रॉस टैक्स एंड द डिफरेंट कंपोनेंट टू कलेक्ट द टैक्सेशन, एक होता है कि उसमें से सेस एंड द सरचार्ज को भी माइनस करते हैं। सेस एंड सरचार्ज दैट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, तो सेस एंड सरचार्ज में एक दिन डिफरेंस बताया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज? आप बताइए, आप उस दिन थे आप भी। सेस एंड सरचार्ज आप बताइए। सेस एंड सरचार्ज दे आर द टैक्स ऑन द टैक्स। जैसे जीएसटी आप देते हैं तो जीएसटी लिख के आता है, जीएसटी लिख के आता है ना। अब जीएसटी मानिए डिफरेंट पे डिफरेंट होता है, कभी ये 10% होता है, कभी 12% होता है। मानिए कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा वो 1000 का है और जीएसटी 10% है, तो कितना टैक्स हुआ? कितना टैक्स हुआ? अगर 10% टैक्स है 1000 पे जीएसटी, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द टैक्स? 100 हुआ। अब मैं कहूं देयर विल बी द सेस ऑन द जीएसटी। प्रोडक्ट पे जीएसटी था, वेन एवर यू बाई समथिंग यू पे जीएसटी एज द टैक्स। अब ये बोला कि वहां पे 10% सेस लगेगा और सेस एंड सरचार्ज, तो कितना हो जाएगा सेस? 10% अगर मैं सेस लगा दूं तो कितना होगा? जो सेस लगेगा इस पे लगेगा, प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा, जीएसटी विल बी इम्पोज ऑन द प्रोडक्ट, एंड ये जो टैक्स आया, टैक्स पे जो टैक्स होगा वो सेस होगा। सेस विल बी 10 रुपीज। तो आपका जो बिल बनेगा जीएसटी भी दिखाएगा और सेस जो दिखाएगा वो 10% दिखाएगा। सेस एंड सरचार्ज बोथ आर द टैक्स ऑन द टैक्स, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज? ये भी डिस्कस किया था उस दिन। क्या? सेस में बहुत क्लियर कट डिफाइंड होगा। जैसे कि ये बताएंगे कि सेस लेंगे 10%, तो दैट विल बी फॉर द एजुकेशन पर्पज, सेस फॉर द एजुकेशन, सेस फॉर द हेल्थ। सरचार्ज में गवर्नमेंट बताएगी नहीं कि फॉर द व्हाट पर्पज, वो कुछ किसी के लिए भी यूज कर सकती है। जैसे कि वो अगर सरचार्ज लेगी तो एक्सीडेंट हुआ तो उनको कंपनसेशन के लिए दे देगी, या 10% सब्सिडीज में दे देगी। लेकिन सेस जो होगा वो अगर बताया है कि एजुकेशन पे होगा तो दैट विल बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन वाली, वो ऐसा नहीं उठा के डाइवर्ट हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो रही है चीजें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज? ठीक है। इन्होंने आगे कहा कि कंटिन्यूअसली जो सेस एंड सरचार्ज है दैट इज इंक्रीजिंग। फाइनेंस कमीशन ने ये बताया है कि देयर शुड बी द इंक्रीज इनटू द
डिवीजन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन? दैट इज द, ठीक है। एक चीज और पूछूं कि जो फाइनेंस कमीशन का ये गाइडलाइन है, ये बाइंडिंग है, यूनियन गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि एडवाइजरी है? बाइंडिंग है। आप बताइए। फाइनेंस कमीशन जो बोलता है, अपना रिपोर्ट देता है, दैट इज बाइंडिंग। मजबूरी है मानना कि वो यूनियन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है? रिजेक्ट कर सकते हैं पक्का? कैसे? पढ़ा है पक्का कि तुक्का मारा है? यस। हाँ, रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुद एक तरीके से सोचें आप, ये लॉजिक लगाइएगा कि मैक्सिमम ऐसे नॉर्मल मान जाती है क्योंकि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन आप ये नॉर्मल सोचिए कि गवर्नमेंट को पब्लिक सेलेक्ट करके भेज रही है, वोट देके भेज रही है, तो सबसे ऊपर वही रहेगा ना। फाइनेंस कमीशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ऑफिसर्स हैं, वो उसके ऊपर नहीं जा सकते गवर्नमेंट के ऊपर। जुडिशरी जा सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलग से पावर दे के रखा है। लेकिन फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा, कभी कभी गवर्नमेंट की मजबूरी भी तो हो सकती है, वो उठा के दे दे कि 70% 80% देना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उस साल डिफेंस के बजट पे ज्यादा पैसे खर्च करना है तो वो कम देगी ना। अगर चाइना से या पाकिस्तान से वार हो गया तो एकाएक सेंट्रल का बजट बढ़ जाएगा ना। वी विल हैव लॉट ऑफ नीड फॉर द आवर डिफेंस इक्विपमेंट्स, और जो डिफेंस है दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो कभी भी जब भी फाइनेंस का मैटर आएगा, आप देखिएगा कि बजट जब पास होता है उसमें लोकसभा का ही मेन से होता है, राज्यसभा हैज नथिंग टू डू विद द बजट। क्लियर हो रही है? क्यों क्यों ऐसा है? अगेन क्यों? मनी बिल से होता है। और मेन लॉजिक ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज सेलेक्टेड बाय, जो लोकसभा है दैट इज सेलेक्टेड बाय द पब्लिक पीपल डायरेक्टली, वो अकाउंटेबल है पीपल के। राज्यसभा जो है इनडायरेक्टली है, ये तो क्लियर है ना। राज्यसभा इनडायरेक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां के लेजिस्लेचर सेलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, आपका भी फर्स्ट डे है तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि ऑलरेडी कुछ क्लासेस हमारी चल चुकी हैं। ओके, तो वेन एवर यू फाइंड दैट दिस इज द डिफिकल्ट एरिया तो थोड़ा सा आप कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इट विल बी ए बिट डिफिकल्ट। इन लोगों को भी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हुआ था, 5-6 दिन तक चीजें स्मूथ नहीं चली थी। ओके, तो यहाँ पे मेन इस आर्टिकल में ये डिस्कशन हो रहा है कि डिस्पाइट द इंक्रीज फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन देयर हैज बीन द डिक्रीज इनटू द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्टेट के पास पैसा गया है, इन्होंने 41-42% तक गया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 38% ही स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज है कि हमने उस दिन 2 स्कीम पढ़ा था, एक पढ़ा था सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक पढ़ा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, क्या डिफरेंस था इन दोनों के बीच में? एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, उस दिन बताया था, डिस्कस भी किया था। वो किस में होगा? जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिफरेंट स्कीम्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड करेगा, मतलब बोलेगा कि आप ये स्कीम लगाइए स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उसमें 100 रुपए लगेगा तो 50 रुपए मैं दूंगा, 50 रुपए आप लेंगे। इससे सेंटर, ऐसे तो स्टेट को खुश होना चाहिए कि 50 रुपए मिल रहा है, लेकिन स्टेट खुश नहीं होते हैं, इससे स्टेट को दिक्कत होती है, वो इसका विरोध करते हैं। क्या रीजन है? उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे। हाँ, जैसे उस दिन हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैं हूं, अंबानी है, दोनों लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आके कहती है कि आप दोनों लोग जाके 5 स्टार में खाना खाया कीजिए और आधा पैसा मैं दूंगा। मेरी टोटल महीने की आमदनी 30,000 है और वो कह रहे हैं कि आप 5 स्टार में जाके खाइए और वहां पे एक दिन का खाने का 10,000 आपका आएगा। ठीक है, अंबानी का डेली का खाना है, फॉर ही इज द सो रिच, तो उनको लगेगा कि फायदा हो गया, पहले भी मैं खाता था, आधा पैसे मिल जाएंगे, मुझे क्या लगेगा। जो मुझे आधा भी देना है, आई विल हैव टू सेल माई एसेट, जमीन बेचना पड़ेगा मुझे, पूरा का पूरा खर्चा लगाना पड़ेगा।
ऐसे में जब सेंटर कहती है कि आधा पैसा मैं दूंगा, कई स्टेट्स हैं जो बहुत गरीब हैं, उनकी नीड अलग है। जो महाराष्ट्र है या कर्नाटका है, दे आर द रिच स्टेट्स, उनकी डिमांड कुछ और है, उनके लिए अच्छी बात होगी आप कभी पैसे देंगे हमें लगाना। लेकिन बिहार जो है, बिहार इज ए पुअर स्टेट, उनको एक एक पैसा अगर खर्च करना है तो सोचना पड़ता है। आर यू गेटिंग ना? है, वो तो प्रूफ है, पुअर है, अभी इसमें भी दिया है आर्टिकल में। मैं ऐसा थोड़ी कि ऐसे बोल रहा हूं, उनका टैक्सेशन कम है, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, उनका जो इनकम है काफी लो है। यहां पे भी है, इस बात को लेकर झगड़ा है काफी। जो साउदर्न स्टेट है काफी विरोध करते हैं इस चीज का। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने अपने आर्टिकल में ही लिखा है कि कर्नाटका और जो साउथ के स्टेट्स हैं वो बोलते हैं कि जो टैक्स हमें बांटा जा रहा है, जैसे टैक्स तो आप सबसे कलेक्ट कर रहे हैं, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, बिहार से, हमसे आप जितना ले रहे हैं वो वापस जो दे रहे हैं कम है। जैसे मानिए एक फैमिली है, इसको ऐसे समझिए, ये जो विरोध यहाँ पे चल रहा है कि स्टेट्स आपस में विरोध कर रहे हैं कि आप बिहार को ज्यादा दे रहे हैं, इसमें ये है, समझिए एक फैमिली है, एक फादर है और वहां पे 6 बच्चे हैं, ठीक है, 6 बच्चे हैं, एक बच्चा खूब पढ़ा लिखा है, खूब अमीर है, बाहर में जाके जॉब करता है, ठीक है, और एक बच्चा गरीब है, वो घर ही पे रह के सिर्फ माँ बाप की देखभाल करता है, घर ही पे रहता है। अब जो अमीर है वो करोड़ों में कमाता है, लेकिन ये है कि सब अपना पैसा पिताजी को दे देते हैं और पिताजी बाद में इकट्ठा करके बराबर बांट देते हैं सब में, ठीक है। तो वो जो 10 करोड़ दे रहा है और जो घर पे है वो 1 लाख दे रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में जो मिल रहा है सबको मिल रहा है कि 80-80 लाख। ये जो घर पे है उसको तो 80 लाख मिल गया, अब जो बाहर से कमा के दे रहा है उसको क्या लगेगा, भेजता तो मैं इतना ज्यादा हूं, दे कम रहे। अब पिता ये कह रहा है कि भले ये घर रहता है, कम कमाता है, लेकिन घर का देखभाल भी तो करता है, इसकी नीड है बेचारा, इसकी भी फैमिली है, फादर। तो यही यहाँ पे लड़ाई है। जो जो साउदर्न स्टेट है, कर्नाटका, तमिलनाडु, वो कहते हैं कि टैक्स हमसे ज्यादा होता है क्योंकि उनके वहां इंडस्ट्री ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो टैक्स उनको ज्यादा देना पड़ेगा, टैक्स इकट्ठा करके आप सेंटर को दे दें। तो वो कह रहे हैं कि मैं 1 रुपए जब देता हूं तो मुझे 29 पैसे वापस मिल रहे हैं, और जब बिहार का है 1 पैसा देता है, इसको 7 रुपए वापस मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग ना? जो टैक्स का डिवीजन होता है, इस बिहार इज गेटिंग मच मोर देन द साउदर्न स्टेट। तो यहां पे ये काफी लड़ाई रहती है कि जो तरीका है वो सही नहीं है। अब यूनियन गवर्नमेंट जो फाइनेंस कमीशन डिसीजन लेता है वो किस किस बेसिस पे लेता है कि पॉपुलेशन कितना है, ओके, उनका टैक्सेशन का क्या है वो भी लिया जाता है, फिर इनका इकोलॉजी कैसा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब चीजों को, इक्विटी। जब पिता अपना डिसीजन ले रहा है तो वो भी देखेगा ना कि वो फॉरेन में कमा रहा है लेकिन उसके घर में सिर्फ तीन ही लोग हैं, लेकिन घर पे जो है उसके वहां 8 लोग हैं, तो वो ज्यादा दे रहा है। वो तो फादर है, वो इक्विटी भी सोचेगा थोड़ा बहुत, तो वो सोचेगा कि क्या न्यायगत है, सिर्फ कमाना ही नहीं लेकिन जो और भी चीजों की जिम्मेदारी है उसको भी देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे बेसिस ये होता है, यहाँ पे दिया भी है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जगह साफ साफ दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होता है, पॉपुलेशन होता है, टैक्सेशन का क्या आपका इफेक्ट है वो होता है, ओके, एंड जो आप डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं गवर्नेंस को लेके, ओके, दैट आर द थिंग दैट इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे 2 तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप समझते हैं कि लड़ाई कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो हो रहा है कि लड़ाई सेंटर और स्टेट के बीच में हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि सेंटर ज्यादा पैसे रख ले रहा है। यहाँ पे है कि एक लड़ाई ये भी हो रहा है कि सारे जो बच्चे हैं मिलकर कह रहे हैं कि पिताजी ज्यादा पैसे रख ले रहे हैं। ऐसा है ना, पहले डिवीजन ये हो रहा है कि पिताजी और बच्चों के बीच में कितना पैसा डिवाइड होगा, टोटल पैसा सब बच्चे पिताजी को दे दिए। अब यहाँ पे इल्जाम है कि पिताजी जो दे रहे हैं 42 रुपए कह के, वो सिर्फ 38 रुपए दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ना 42% अभी का है, फाइनेंस कमीशन ने बोला है, और जो इनके पास जा रहा है दैट इज द 38%, ओके। दूसरा ये है कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि जो बिहार को उसमें भी ज्यादा मिल जा रहा है। डिवीजन 2 तरीके से होगा फाइनेंस का। क्लियर चीजें हो रही हैं आपको? क्लियर हो रही है? आपका पहला दिन है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा हो।
यहाँ पे बात ये हो रही है कि इस आर्टिकल में डिस्कशन ये हो रहा है कि देयर इज द टैक्सेशन प्रोसेस। पूरा इंडिया में टैक्सेशन होता है, जीएसटी हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सारे पैसे इकट्ठा होते हैं और वो पैसा चला जाता है सेंटर के पास। सेंटर के पास जो पैसे जाते हैं उसके बाद डिवीजन होता है कि एक तरफ सेंटर जो पीएम मोदी के अंडर में गवर्नमेंट है उनके अंडर में कितना पैसा आएगा, और डिफरेंट स्टेट के लिए इकट्ठा एक पैसा अलग रखा जाएगा। स्टेट्स पूरा एक तरफ 100 रुपए दिया गया तो 100 में 42 रुपए स्टेट्स को दिया जाएगा और 68 रुपए जो है वो 58 रुपीज वो किसके पास आ रहे हैं, सेंटर के पास। अब ये सारे स्टेट सेंटर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो पैसा देना चाहिए 42 क्या क्या, आप 42 नहीं 38 दे रहे हैं, ऑलरेडी आप 42 है वो कम है। सेंटर जो ओवरऑल स्टेट्स है वो सेंटर से ज्यादा चाहते हैं, 42 से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन है कि आप वो 42 ही नहीं दे रहे हैं। दिक्कत तो ये है। दूसरा लड़ाई झगड़ा ये है कि जो आपस में अब स्टेट्स में बंटवारा होता है जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स हैं उनको ज्यादा पैसे मिल रहा है और जो ज्यादा कमाई कर रहा है उसको कम मिल रहा है। जैसे यहाँ कर्नाटका एंड तमिलनाडु कह रहे हैं कि हम 1 रुपए कमा के दे रहे हैं 29 पैसे मिलते हैं, और बिहार 1 रुपए देता है उसको 7 रुपए मिलते हैं, क्योंकि डिवीजन का जो तरीका है उसमें पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, नीड ये सब देखा जाता है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट बिकम्स द बेसिस, और उसका जो रिकमेंडेशन देता है कि ये कैसे डिवीजन होगा वो फिनेंस कमीशन है। फिनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और किस आर्टिकल के अंडर में उसका गठन होता है, 279, एक्चुअली 280 है, 280 इज द आर्टिकल अंडर दैट फिनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जब पॉलिटी हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके जो होते हैं 5 मेंबर्स होते हैं 5 साल के लिए, वो गठित किया जाता है। क्लियर? ओवरऑल समझ में आ रहा है कि ओवरऑल ये आर्टिकल क्या कह रहा है। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और फिनेंस कमीशन फेवरेट है। एक साल अभी पिछले साल ही इस पे क्वेश्चन था। अब इतना डिस्कस किए ना, एक बार ये इसका आंसर बताइए। ये 2023 में यूपीएससी ने पूछा था। फिर से क्वेश्चन एक बार और पढ़िए आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग, और नीचे दिया है कि 5 एरिया, और जब डिवीजन होता है तो व्हाट आर द एरिया दैट इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन बाय द 15th फिनेंस कमीशन। अभी फिनेंस कमीशन का किसके अंडर में है, अभी जो हेड है फिनेंस कमीशन के चेयरमैन, एक दिन उस दिन भी बताया था। इस आर्टिकल में भी दिया है, इस आर्टिकल का स्टार्टिंग ही है इसी से। अरविंद पंगारिया अभी के जो है चेयरमैन है फिनेंस कमीशन के, तो ये नोट कीजिएगा, प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है, पीसीएस में खासकर, पीसीएस के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट। अरविंद पंगारिया अभी के हैं, जो पिछला वाला था उसमें एनके सिंह थे। अभी वाले का जो डेट है कब से इसका रिकमेंडेशन स्टार्ट होगा, अप्रैल 1, 2026। फिनेंस कमीशन में 5 मेंबर्स होते हैं, 1 इज द चेयरमैन, 4 आर द अदर्स मेंबर्स। 5 मेंबर कमिटी होती है, और ये आर्टिकल 280 के अंदर में आता है। जो आर्टिकल लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि लीगली बाइंडिंग इनका सजेशन है कि नहीं। लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मोस्टली उनका सजेशन मान लिया जाता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है और मैक्सिमम इसका रेपुटेशन बहुत हाई है, तो मान लिया जाता है, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। सरकार कई बार रिजेक्ट भी कर देती है, लेकिन 90% केसेज में सरकार मान लेती है। चीजें समझ में आ रही हैं? ये सब चीजें फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन। लास्ट वाले के जो चेयरमैन थे एनके सिंह थे, इकोनॉमिक एडवाइजर भी वो पहले थे। क्लियर? क्वेश्चन करें फिर। डेमोग्राफी मैंने बताया था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बताया था, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट होता है। अब गवर्नमेंट स्टेबल हो नहीं हो ये तो नेचर चेंज होते रहता है, ये तो कोई मायने नहीं रखता है। एंड गवर्नेंस अभी तक उसका पार्ट नहीं है, तो ओनली 3 होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। जो 15 कमीशन का टर्म एंड कंडीशन था उसमें ये था, पॉपुलेशन को 15% वेटेज दिया गया था, एरिया को 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10%, इनकम डिस्टेंस
व्हाट इज द इनकम डिस्टेंस? स्टेट का भी तो इनकम होता है, उनके बीच में जो गैप होता है, नीड एंड द व्हाट इज द इनकम, तो इनकम डिस्टेंस हो गया। एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, इसका मतलब होता है कि कौन फ्री में बांट रहे हैं ना, आजकल बिजली, कोई पानी बांट रहा है, कोई साइकिल देता है तो कोई लैपटॉप देता है, तो उसको फिजिकल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट का मतलब कितना आप पैसे अच्छे से खर्च कर रहे हैं, होता है ना टैक्सेशन एंड द फिजिकल एफर्ट। फिजिकल किससे रिलेटेड है? हाउ द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स फिनेंस, दैट विल बी द फिजिकल एफर्ट। एंड लास्ट में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। व्हाट इज द डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस? What is your medium, Hindi or English? English. Okay, so what is meant by the demographic performance? Hmm? Okay, आप बताइए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब बहुत बार डिस्कस किया है इतने दिनों में, डेमोग्राफी डेमोग्राफी पे कई आर्टिकल डिस्कस किया है। डेमोग्राफिक इन्होंने बताया है, सही बताया है कि जो फैमिली प्लानिंग के लिए होता है ना, कि एजुकेशन देना, होता है ना कि एल्डरलियों का भी क्लास लगाते हैं, जिनकी शादी वादी हो गई है उनसे भी बोलते हैं कि हाउ यू शुड प्लान योर फैमिली, जो गैपिंग होना चाहिए दो बच्चों के बीच में। ऑल दिस कम्स अंडर द डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कि कौन कितना अपने परफॉर्मेंस, जो डेमोग्राफी है, जो उनका यूथ है एंड जो पॉपुलेशन है, कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, होता है ना। इस समय सबसे अच्छा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किस स्टेट का आपको लगता है? ये तो बहुत कॉमन चीज है, पता होना चाहिए सबको। किस स्टेट का सबसे ज्यादा है? केरला, ऑफ कोर्स केरला बेस्ट है हर चीज में, तो केरला इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, समझ में आ गया ना व्हाट इज द डिफरेंट एरिया। ये बहुत न्यूज में था, यूपीएससी उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। यूपीएससी का मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है न्यूज से रिलेटेड होता है, वो कहीं अलग से नहीं पूछेंगे। अगर स्टैटिक पार्ट में भी जाते हैं तो इसीलिए वो उठा के न्यूज से पूछ लेते हैं। ये काफी डिस्कशन में था, पिछले साल भी था, क्योंकि पिछले साल से ही जो 16 फिनेंस कमीशन था वो बन गया था। एंड आफ्टर दैट देयर वाज द डिबेट। ये जो डिबेट चल रहा है ना, साउथ वाले बीच में नहीं स्टेटमेंट आता रहता है कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्या है, क्यों साउथ वाले इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं, ये सब यही रीजन है। जो जो उनको ज्यादा है वो उनके अनुसार नहीं ज्यादा, उनको लगता है कि वो कमा ज्यादा रहे, पा कम रहे, और यूपी बिहार है मैक्सिमम चीजें इनको मिल रही है। आप देखिएगा कि जो मिनिस्ट्री भी है मैक्सिमम जो है यूपी बिहार में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको लेके भी काफी झगड़ा रहता है। क्लियर है चीजें? Next news, how do Assam Foreign Tribunal function? What is mean by this? Foreigners का मतलब क्या होता है? What is the tribunal? यहाँ पे ये बताइए ट्रिब्यूनल क्या है? एक दिन डिस्कस किए थे 3-4 दिन पहले, आप में से ही कोई पूछा था what is the difference between tribunal and the court? Yes, ट्रिब्यूनल एक अल्टरनेटिव वे ऑफ द गिविंग द जस्टिस। नॉर्मल कोर्ट में आप जाएंगे तो काफी टाइम लगता है, ट्रिब्यूनल में है एक सेपरेट एक्सपर्टाइज का अलग अलग ट्रिब्यूनल हो सकता है। जैसे फॉरेनर्स से रिलेटेड कोई अगर जजमेंट देते हैं, नॉर्मल अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका कोई भी केस चल रहा है, चोरी का केस है तो भी आप जाएंगे, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है फिनेंस को तो भी आप उसी में जाएंगे, आपके साथ कोई अगर कुछ ने व्यवहार अभद्र किया है तो भी आप जाएंगे, और अगर कहीं पे रॉयट्स हुआ है उसके लिए भी आप जाते हैं कोर्ट में ही। एक्सपर्टाइज उसमें हर में होता है, सब में उनको देखना पड़ता है। ऐसे केस में जैसे अगर जमीन को लेकर लड़ाई हो गया तो भी आप कोर्ट में ही जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट में। तो ऐसे में नॉर्मल कोर्ट में जो केसेज होते हैं काफी लंबे होते हैं और पेंडिंग काफी होता है, तो इसीलिए एक्सपर्टाइज के लिए सेपरेट एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक अलग कोर्ट बना दिया जाता है, और उसमें ये होता है कि सिर्फ जजेस नहीं बैठते हैं, जो उस एरिया के एक्सपर्ट होंगे वो भी बैठेंगे, जो वहां के ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो भी बैठेंगे। आर यू गेटिंग ना? कोर्ट में एकदम क्लियर कट होता है कि वो जुडिशियल पर्सन पढ़ेगा, वो लॉ पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल में होता है वो एक्सपर्ट इंजीनियर भी बैठ सकता है, डॉक्टर भी बैठ सकता है, कोई किसी एरिया का ऑफिसर्स है वो भी बैठ सकता है, कोई प्रोफेसर है किसी एरिया में, साइकोलॉजिस्ट है उसको बैठा सकते हैं, एक्सपर्टाइज भी बैठ सकता है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल के पास सेम पावर होता है कोर्ट के ही जैसा, सिविल कोर्ट के जैसा, बट दे हैव द एक्सपर्टाइज इन द अदर एरिया एज वेल। क्लियर हो रहा है ये चीज है? ट्रिब्यूनल व्हाट इज द डिफरेंस? उसमें केवल बाधा नहीं होता है कि केवल जजेज होंगे,
जजेस तो केवल लॉ में एक्सपर्ट है, लेकिन फॉरेन ट्रिब्यूनल फंक्शंस, ओके, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में क्या होगा, जो फॉरेनर्स से रिलेटेड जैसे रिफ्यूजी हैं या उनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड को एक्सपर्ट को भी बैठा देंगे कि जो फॉरेनर्स अगर पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या दिक्कत होती है। जैसे आपके पास, आप किसी फॉरेन कंट्री में क्यों जाके रहेंगे, मजबूरी होगी तभी तो आप अपना देश छोड़ के जाएंगे, या तो यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रहा होगा, या तो यहाँ पे आपके धर्म के लोगों को मारा जा रहा होगा, या तो आपके जाति के लोगों को मारा जा रहा होगा, या तो यहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, कुछ तो रीजन होगा। नॉर्मली लोग अपना खुशी खुशी कोई अपना देश गांव या शहर छोड़ के नहीं जाता है। नॉर्मली इफ यू हैव टू माइग्रेट यू हैव द सम इशू, आप समझ रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब खुशी खुशी जाएंगे कि बढ़िया जॉब मिल गया, तो भी उनको वहां पे अच्छा जॉब मिल रहा है तभी। अरे यूएस में जॉब करने जाते हैं, कोई यूएस का थोड़ी यहाँ पे आके जॉब करता है, नॉर्मली नहीं जाता है। अंग्रेज इतने साल रहे लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी बसे, भाग गए कि नहीं, वापस चले गए कि नहीं, क्योंकि कहीं ना उनको लगा कि ब्रिटेन में ज्यादा अच्छा चीज है, लेकिन वही वो यूएस में गए तो यूएस में जाके बस गए। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको लगा कि दैट इज बेटर, वहां का जो जमीन था ज्यादा उपजाऊ था, और वहां पे जाके उन्हें लगा कि पूरा का पूरा एरिया हम कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे लगा कि दैट इज नॉट दैट मच प्रोडक्टिविटी। इज इट क्लियर ना? मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि फॉरेन में अगर आपको जाके कहीं रिफ्यूजी लेके रहना पड़ता है तो शौक में कोई नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसके एरिया में दिक्कत है। तो यहाँ पे जो मेन इश्यू यहाँ पे असम में जो फॉरेनर्स हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, वो बांग्लादेश से भाग के आए हैं या म्यांमार से भाग के आए, और म्यांमार बांग्लादेश में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था। बट इधर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन रिलीजन के नाम पे मारा जा रहा था, या आपके लैंग्वेज के नाम पे मारा जा रहा होगा। आर यू गेटिंग ना? तो मैक्सिमम असम में आए। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसके कारण हमने एक अलग से एक्ट बनाया, और उस एक्ट में हमने कहा कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनेगा, जिसमें कोई भी अगर फॉरेनर्स ऐसा लगे कि बांग्लादेश या म्यांमार से आया है, उसको पकड़ के ले जाएंगे, और उसमें वो कोर्ट जो सजा देगा, वो ट्रिब्यूनल जो सजा देगा, उसी अनुसार हम करेंगे। अगर उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया कि दैट इज द फॉरेन सिटीजन नॉट इंडियन सिटीजन, तो उसको डिटेंशन कैंप में ले जाके हम रखेंगे और वापस जिस देश से आया है वापस भेज देंगे। ठीक है? इंडिया में जो एक्ट है रिलेटेड टू दिस इज द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। दिस इज द एक्ट, और असम में ही इसका हमने यूज किया है, और किसी स्टेट में यूज भी नहीं किया है। अब असम के साथ दिक्कत है कि वहां पे पॉलिटिक्स बहुत है इसके नाम पे, फॉरेनर्स, माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी के नाम पे। ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस आया था जिसमें एक रहीम अली थे। रहीम अली को वहां का जो ट्रिब्यूनल था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था फॉरेनर्स हैं। ओके, आर यू गेटिंग ना? अब सुप्रीम कोर्ट पे जब इन्होंने अपील किया तो देखा कि अरे ये तो ग्रेव मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस है। वो आदमी मजबूर था, हो सकता है कि लोकल आदमी भी है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हो सकता है ना कि मैं यहीं की मुस्लिम हूँ, यहाँ से मैं सदियों से रह रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बाढ़ आता है, आग लगता है, लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, एवरीथिंग इरेज हो जाता है। जैसे एक दिन और मैं एग्जाम्पल दे रहा था, आप गांव में जाइए, किसी के भी पास उनके लैंड का कागज नहीं होता है, वो सदियों से मान लिया जाता है कि अपने आप होएगा, कोई जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट काफी हाई होता है। असम में भी अभी ये हुआ था कि इन्होंने काउंटिंग भी कराया था, नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजन्स। एक हमारा रजिस्ट्री है जिसमें हम सिटीजन्स का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके नाम लिख लेते हैं कि ये सिटीजन है, ये सिटीजन है, वो फॉरेनर्स हैं। उसके लिए एक लिस्ट होगा, वो अगर नेशनल लेवल पे होगा तो नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजन। असम में कराया था। असम में नियर अबाउट 19 लाख से ज्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं था। अब 19 लाख लोगों को कहाँ भेजें? इश्यू आ गया ना। आप नॉर्मल भी जाके अपने घर में पूछेगा ना, लैंड का जो मकान का नहीं होता है, जो मेन आपके किसी के नाम पे नहीं होगा, वो परदादा उनके पहले वाले पुस्त के नाम पे होता है। वो जनरली मान लिया जाता है कि इस घर में मैं रह रहा हूँ, इस जमीन पे मैं खेती कर रहा हूँ, तो ये है। और इसको लेके काफी ज्यादा करप्शन भी होता है, केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसको लेके होता है ना कि धोखाधड़ी भी बहुत होता है, लोग दूसरे के नाम पे दूसरे का बेच देते हैं क्योंकि खुद को नहीं पता होता कि मेरा जमीन कहाँ कहाँ है। ये जो पेपर का इशू है, बहुत लैंड रिकॉर्ड इंडिया में बहुत बड़ा इशू है। लैंड रिकॉर्ड नहीं है लोगों के पास। आप किसी भी मोहल्ले में जाएंगे, नॉर्मल सिटीज में तो ठीक है, लेकिन गांव में आप खेतों का जाके लैंड रिकॉर्ड निकलवाएंगे, इधर उधर नाम पे है, किसी के नाम पे। पहले ये भी होता था कि लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे, अदला बदली जमीन का कर लेते थे गांव में, ऐसा भी होता था, लोगों में विश्वास था, अब तो नहीं है। तो ऐसे केस में
अभी बाद में तो लैंड रिकॉर्ड, अब गवर्नमेंट धीरे धीरे डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट की है, और अभी भी ये दिक्कत आ रहा है। अभी भी जियो टैग का इस्तेमाल करके अब हम लैंड रिकॉर्ड देना स्टार्ट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये इश्यू है। तो ऐसे केस में इनको कहा कि जब ये सब केसेज आती हैं तो यू कैन नॉट कैच एनीवन, किसी को पकड़ के आप नहीं कह सकते कि अपना सिटीजनशिप दिखाओ, कहीं ना कहीं इश्यू आएगा तभी आप पकड़ेंगे। और वेस्ट बंगाल और असम में ये खासकर देखा जा रहा था कि जो ये ट्रिब्यूनल्स बन रहे थे ये मिसयूज बहुत कर रहे थे, किसी को भी पकड़ के कह रहे थे कि तुम अपना सिटीजनशिप दिखाओ, और वो आदमी पैसा अगर नहीं दिखा पा रहा था तो पैसा मांग रहे थे, और पैसा नहीं दे रहा था तो उसको काफी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। आप पुलिस का भी रिकॉर्ड देखेंगे, नॉर्मली इस सब जैसे होता है कि आप जाएंगे चोरी का, आप वो एफआईआर करवाने, आपके ही पीछे पुलिस पड़ जाएगी कि कहाँ थे, क्यों सो रहे थे 4 बजे, जगह क्यों नहीं थे, लगेगा कि आप ही ने खुद क्यों आ गया गलती करके वो कराने। जैसे आप नॉर्मल कभी जाइए लड़कियों के केस में कि जाए अगर कोई केस लिखवाने, तो पुलिस उन्हीं से पूछने लगते हैं कि क्यों शाम को गई थी, होता है ना नॉर्मल। वो ये नहीं कहते कि ये हुआ उसको पकड़ा जाए, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द दैट वुमेन इटसेल्फ, द गर्ल्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे पुलिस या ट्रिब्यूनल्स के साथ ये सब इश्यू है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब चीजें आप मत कीजिए, और उन्होंने इस पे कहीं ना कहीं कहा है कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। भले हम पॉलिटिक्स के नाम पे ये सब चीजें स्टार्ट करवा देते हैं, कहीं ना कहीं इसका जो सफरिंग होता है कॉमन पीपल के पास होता है। आप सोचिए कि हम लोग के पास सब कुछ है, जॉब नहीं है तो इतना परेशान हो जाते हैं, जॉब नहीं होता है लोग परेशान हो जाते हैं, घर भी है, जमीन है, सब कुछ है, माता पिता है, नेशनैलिटी है, आपके पास गैस सिलेंडर का सब कनेक्शन है, राशन का कनेक्शन है, सब कुछ है, तो भी परेशान है। उस आदमी के बारे में सोचिए जो दूसरे कंट्री से आया है, उसके पास कुछ नहीं है, जमीन भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, नथिंग, और उसको आप लेके स्टार्ट करते हैरास करना कि अरे ये पैसे लाओ, ये पेपर लाओ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें काफी एक तरीके से ह्यूमैनिटी या डिग्निटी के खिलाफ जाती हैं। अरे करेगी ना, तो ये इशू काफी पाया गया है, तो दैट हैज बीन द, मतलब ये इस खासकर डिस्कशन में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का समझ में आ रहा है क्या है, कैसे बनता है, प्रोसेस समझ में आ रहा है। दिस इज द क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड दे हैव द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का क्या पावर होता है, यहां पे लिखा है दे हैव द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। व्हाट इज मीन बाय दिस? सिविल कोर्ट का नॉर्मल पावर होता है कि किसी को बोल सकता है कि आपको 2 दिन बाद आके कैटघरे में खड़ा होना है। फिर सिविल कोर्ट क्या पूछ सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकता है, आपको आपसे गवाही भी तो ले सकता है, ओथ दिला के, ये सब चीजें होती हैं सिविल कोर्ट्स का। दैट इज द मेन थिंग। चीजें समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टू डेज न्यूज। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो एनी डाउट, एनी डाउट? अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो यू शुड अटेंड द क्लासेस फ्यू डेज, तो ये चीजें रिपीट होने लगेंगी जो न्यूज़पेपर का है, एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल बी कवरिंग फ्रॉम दिस डेली करंट अफेयर्स इटसेल्फ। ओके, डेली बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी देते हैं, तो यू शुड नोट डाउन। आज का क्वेश्चन ये था, फिलहाल वो क्लास किया नहीं, वो टॉपिक अटेंड नहीं किया, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट द क्वेश्चन और राइट द, ये आज का क्वेश्चन था मेंस का, ठीक है। So all the best. Again, we will join the classes. We will start the classes tomorrow. ठीक है?